हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल जीके विद मी। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे सितंबर मंथ का कंप्लीट करंट अफेयर, जो आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट रहने वाला है। इस वीडियो में सारा का सारा हम डिटेल से जानने वाले हैं, ठीक है। इसमें मैं आपको एशियन गेम्स के बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है, और इसके साथ साथ जो नोबेल प्राइज हैं उससे रिलेटेड पॉइंट, कुछ अपॉइंटमेंट हुई हैं उनसे रिलेटेड पॉइंट, रैंकिंग से रिलेटेड पॉइंट, सारे इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो आप इसको लास्ट तक देखेंगे तो आपके लिए बहुत यूजफुल रहेगी। अब ये आप पूछेंगे कि ये वीडियो कौन से एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। आप चाहे किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप टीचिंग एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अब मान लो हरियाणा में HCS का एग्जाम होगा, अगर मान लो वो भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, उसके लिए भी आपकी इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। तो आप किसी भी एग्जाम को ध्यान में रखकर इस वीडियो को देख सकते हैं। अगर आपको इसका PDF चाहिए, PDF के लिए आप एग्जाम फैक्ट एकेडमी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और उस ऐप पर जाएंगे तो आपको वहां पर PDF मिलेगी, ठीक है। ये PDF आपकी 99 रुपीज में रहने वाली है। इन PDF में मतलब ये ओनली यही PDF उसमें अवेलेबल नहीं है, उस फोल्डर में आपको देखने को मिलने वाली है SST की, ठीक है। SST में आपको अवेलेबल होंगी मॉडर्न हिस्ट्री, और मॉडर्न हिस्ट्री के साथ साथ आपको इस वीडियो में इन PDF में अवेलेबल होने वाली है कंप्लीट पॉलिटी। तो SST में ये दो नोट्स रहेंगे आपके अवेलेबल। इसके साथ साथ स्टैटिक जीके कंप्लीट रहेगी, जो स्टैटिक जीके मैंने आपको यूट्यूब पर भी करा रखी है, तो स्टैटिक जीके रहेगी। इसके साथ साथ जो आपका अगस्त तक का करंट अफेयर है वो सारा इन PDF में ऐड है। अभी और इसके अलावा अब इन PDF में मैंने यहाँ पर सितंबर का जो आपका करंट अफेयर रहेगा वो भी ऐड करा दूंगी आज, ठीक है। तो आज शाम तक या फिर कल सुबह तक सितंबर का करंट अफेयर ऐड हो जाएगा। तब तक आप इस वीडियो से इन जितने भी पॉइंट्स उनको समझ लेना। जिसने पहले परचेज किया उसको दोबारा परचेज नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। तो आपको ओनली ये वाला जो कंटेंट मैंने बताया है ये सारा का सारा उन PDF में प्रोवाइड होने वाला है। तो किसी का मन करता है तो एग्जाम फैक्ट एकेडमी ऐप डाउनलोड करें और वहां पर जाकर आप अपनी PDF को परचेज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब हम आज स्टार्ट कर देते हैं हमारे जो क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ना। ये PDF आपकी 28 पेजेस की रहने वाली है, लेकिन आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सारे इंपॉर्टेंट फैक्ट जो हैं वो सारे के सारे मैंने इसमें लिखे हैं, और ऐसी उम्मीद है कि आपके इन क्वेश्चंस में से इनमें से आपके क्वेश्चंस आने के चांसेस भी रहने वाले हैं। तो आप इनको ध्यान से पढ़िएगा, अच्छे से समझकर पढ़िएगा। तो अब आपका ज्यादा टाइम नहीं लेते हैं और हम स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है, दुनिया की पहली 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार का अनावरण किसने किया है। आपको पता है आपके यहाँ पर इथेनॉल से गाड़ियां चलती हैं आजकल, ठीक है। तो कारें चलती हैं जो पेट्रोल और डीजल जो ज्यादा पॉल्यूशन करती हैं उनको कम करना इनका मोटिव होता है। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर हमारे जो इथेनॉल से गाड़ियां चलेंगी उनको लॉन्च कर रहे हैं। तो हमारे दुनिया की पहली जो 100% इथेनॉल से चलेगी, वैसे कुछ परसेंटेज होता है उसमें इथेनॉल का, लेकिन यहाँ पर 100% इथेनॉल ईंधन वाली जो कार है उसको लॉन्च किया गया है। और ये लॉन्च किसके द्वारा किया गया, नितिन गडकरी जी के द्वारा किया गया है, ठीक है। तो ये याद रखना है, लॉन्चिंग किसने की है, नितिन गडकरी ने की है। ये जो कार है इसका नाम क्या है, ये टोयोटा इनोवा कार है। और ये इसका जो मोटिव है, इसका मोटिव ये है कि ये कार्बन फुटप्रिंटिंग को कम करेगी। अब आप पूछेंगे कार्बन फुटप्रिंटिंग क्या होता है। कार्बन फुटप्रिंटिंग का मतलब होता है टाइप ऑफ किसी पॉल्यूशन को कम करना, यानी कि जैसे अब कार्बन जो है, कार्बन का उत्सर्जन हम ज्यादा करेंगे तो आपकी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी, उससे आपका पॉल्यूशन इंक्रीज होगा। तो हम क्या करते जाएंगे, कार्बन फुटप्रिंट को इनसे कम करते जाएंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आ गया समझ में। दुनिया की पहली 100% इथेनॉल से चलने वाली जो कार है उसको लॉन्च किसने किया, नितिन गडकरी ने, ठीक है। कार का नाम क्या है, टोयोटा इनोवा, ठीक है। और कार्बन फुटप्रिंट को इसको कम करना है। इसके बाद हम सेकंड पॉइंट को पढ़ लेते हैं। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस राज्य ने पंचायत जैसी स्थानीय निकायों में OBC के लिए 27% की घोषणा की है, ठीक है। तो ये याद रखना है, 27% जो आरक्षण है स्थानीय निकायों में, ठीक है। तो स्थानीय निकाय एक तरीके से जो आपकी लोकल बॉडीज होती हैं वहां पर OBC को आरक्षण दिया गया है और वो 27% आरक्षण है। लेकिन ये पहल किसके द्वारा की गई, गुजरात स्टेट ने इसको आरक्षण दिया है, ठीक है। तो ये याद रखना है, गुजरात में स्थानीय निकायों में क्या मिलने वाला है, 27% आरक्षण मिलने वाला है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। आ गया समझ में यहां तक। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछे जाने वाले क्वेश्चन है जितने भी मैं आपको कराती जा रही हूं। तो यहाँ पर थर्ड पॉइंट लिखा है, मिस इंडिया। मिस इंडिया कौन बनी है, तो आपकी मिस इंडिया जो थी उनका नाम था नंदिनी गुप्ता।
ये राजस्थान की रहने वाली थी। मिस इंडिया पूछेगा तो आप क्या टिक करेंगे, नंदनी गुप्ता टिक करेंगे। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए मिस अर्थ इंडिया कौन बनी है, तो मिस अर्थ इंडिया 2023 बनी है प्रियन सैन, ये भी राजस्थान की रहने वाली है। अब आप देखना, आप कोई भी क्वेश्चन पेपर लगाएंगे, कोई भी प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, कहीं से भी सितंबर मंथ का करंट अफेयर करेंगे तो आपके क्वेश्चन जो है वो सोल्व होने लगेंगे। मिस इंडिया कौन है, नंदनी गुप्ता है। मिस अर्थ इंडिया 2023 की बात करेंगे तो इनका नाम क्या है, प्रियन सेन है। ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद हमारा फोर्थ क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी। अभी सोलर सिटी के बारे में भी मैं पढ़ाऊंगी, वो बहुत ज्यादा चर्चाओं में भी रहा था तो आपका इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। तो यहाँ पर लिखा है भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग ट्रैक जो है वो कहाँ पर स्थापित किया गया है, तो भारत का पहला सोलर रूफ की बात हो रही है, रूफ साइकिलिंग ट्रैक बनाया गया, यानी कि ऊपर एक छत सी बनाई गई जो सोलर की बनी हुई है और वहां पर क्या स्थापित किया गया, एक साइकिलिंग ट्रैक स्थापित किया गया है। तो ये कौन सी सिटी आपके, ये हैदराबाद में इसको स्थापित किया गया। ठीक है, हेल्थ वे नाम है इसका, नाम क्या रखा गया, इसको नाम भी दिया गया तो नाम इसका है हेल्थ वे। 23 किलोमीटर लंबा है और 3 लेन्स में इसको बनाया गया है। तो ये याद रखना है, भारत का पहला सोलर रूफ साइकिलिंग सेंटर कहां पर है, हैदराबाद में। हेल्थ वे नाम है इसका, 23 किलोमीटर लंबा है और 3 लेन्स में इसको स्थापित किया गया है। आई होप आपको ये सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे और आप इनको रिकॉल भी मतलब आपको याद भी होते जा रहे होंगे। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट है, रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्षा कौन बनी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, डबल स्टार लगा लेना इस पर, बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। रेलवे बोर्ड की जो नई अध्यक्षा बनी है वो कौन बनी है, और ये फर्स्ट वुमेन है जो रेलवे बोर्ड की अध्यक्षा बनी है। तो इनका नाम क्या है, जय वर्मा सिन्हा है। ये ऐसी अपॉइंटमेंट आपसे एग्जाम में पूछी जा सकती है, तो इनका नाम क्या है, जय वर्मा सिन्हा है, रेलवे बोर्ड की नई अध्यक्ष बनी है। फर्स्ट वुमेन है जो क्या बनी है, अध्यक्ष बनी है। नाम क्या है इनका, जया वर्मा सिन्हा। ठीक है, आ गया समझ में। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है। ठीक है, तो इसको एक बार दोबारा से रिपीट करते हैं, ज्यूरिख डायमंड लीग चैंपियनशिप 2023 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा मेडल जीता है। ठीक है, तो नीरज चोपड़ा से रिलेटेड आपको सभी पॉइंट्स याद रखने हैं जितने भी यहाँ पर दिए गए हैं, और अगर आपका ज्यादा पढ़ने का मन करे तो इन्होंने कितने मीटर में भाला फेंका है तो वो भी आप याद रख सकते हैं। तो नीरज चोपड़ा ने ज्यूरिख लीग में सिल्वर मेडल जीता है, ये याद रखना है, ये एक्सेप्शन है क्योंकि बाकी सभी में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, तो ज्यूरिख जो लीग हुई थी, ज्यूरिख लीग में इन्होंने कौन सा मेडल जीता, सिल्वर मेडल जीता है। इसके बाद नेक्स्ट 3 पॉइंट है ये आपके इंपॉर्टेंट है, दोहा डायमंड लीग में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, लुसाने डायमंड लीग में भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है, वर्ल्ड एथलेटिक्स 2023 चैंपियनशिप हुई थी वहां पर भी इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब एशियन गेम्स हुए वहां भी ये गोल्ड मेडल जीत कर आए, तो देखो सारी जगह इन्होंने गोल्ड मेडल जीते हैं। ठीक है, तो आपको ये याद रखने हैं। ओनली एक यहाँ पर आपका अलग पॉइंट है, ये आपका ज्यूरिख डायमंड लीग में इन्होंने ओनली सिल्वर मेडल जीता है, बाकी जितनी भी इनकी लीग हुई है, जितने भी चैंपियनशिप हुई है, सब में इन्होंने गोल्ड मेडल ही जीता है। एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, याद रख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम किसके द्वारा चलाया गया है। तो ये कार्यक्रम क्या है और इसको क्यों लॉन्च किया गया, किससे रिलेटेड है, तो ये पॉइंट है आपका अडॉप्ट हेरिटेज 2.0 कार्यक्रम भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा लॉन्च किया गया, यानी कि जो आपका ASI है, जिसे आज आप किसके नाम से जानते हैं, जो कनिंघम के द्वारा इसको स्थापित किया गया था, जिसने बाद में हड़प्पा साइट्स जिन पर काम किया। तो ये भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को आज हम किसके नाम से जानते हैं, धरोहर भवन के नाम से जानते हैं, जो आपका नई दिल्ली में है। लेकिन पहले जब इसको स्थापित किया गया था ना, तब ये कोलकाता में था। जब ये अंग्रेजों के समय स्थापित हुआ था तब ये कोलकाता में था, लेकिन आज इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है और इसका जो नाम है वो नाम है धरोहर भवन। अब ये जो मतलब इसका उद्देश्य क्या है, स्मारकों में सुविधाओं को बढ़ाने के लिए कॉर्पोरेट सेक्टर्स को क्या करना, आमंत्रित करना, यानी कि जो भी हिस्टोरिकल साइट्स हैं, जो स्मारक हैं, उनमें कौन योगदान दे, अब यहाँ पर जो कॉर्पोरेट सेक्टर्स है ना वो भी इसमें ध्यान दें। ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने क्या लॉन्च किया है, अडॉप्ट हेरिटेज प्रोग्राम 2.0 को इनके द्वारा लॉन्च किया गया। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के द्वारा। आ रहा है समझ में। इसके बाद नेक्स्ट है, स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं, तो इंपॉर्टेंट है, स्वराज ट्रैक्टर के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं आपके MS धोनी। इसके बाद नेक्स्ट है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपसे पूछ लिए जाते हैं ऐसे क्वेश्चंस, और एक आपकी जो ये योजनाएं जो होती है ना, जो गवर्नमेंट जो स्कीम्स को लागू करती है, इनसे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो आपको इनको भी अच्छे से पढ़ना है।
ये मैं करा दूंगी, अलग से स्कीम्स की एक वीडियो बना दूंगी, उसको अच्छे से पढ़ जाना, क्योंकि अभी रिसेंट में जितने एग्जाम हुए ना सभी में इनको देखने को मिली, स्कीम्स देखने को मिली है। तो ये जो स्कीम्स के टॉपिक रहेंगे, रैंकिंग के टॉपिक रहेंगे, इसके साथ साथ जैसे ये फैक्ट वाले क्वेश्चंस रहेंगे, गेम्स रिलेटेड, स्पोर्ट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे, ये आपके HCS के एग्जाम में भी काम आएंगे। साथ साथ आप कोई भी वनडे एग्जाम दे रहे हैं, टीचिंग एग्जाम दे रहे हैं, SSC का एग्जाम दे रहे हैं, कोई भी एग्जाम दे रहे हैं, उन सब में इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अच्छे से ध्यान से देखना, लास्ट तक बने रहना, बहुत यूजफुल कंटेंट ही देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है छठा राष्ट्रीय पोषण माह 2023 कब आयोजित किया गया? ये सितंबर में आयोजित होता है और ये 6 नंबर का क्या है? पोषण माह है। ठीक है, तो 6 नंबर का पोषण माह कब आयोजित हुआ? सितंबर के महीने में। और किसकी पहल पर? महिला बाल विकास मंत्रालय की पहल पर इसको आयोजित किया जाता है। तो जहां भी पोषण से रिलेटेड, बच्चों से रिलेटेड पॉइंट आते हैं, महिलाओं से रिलेटेड पॉइंट आते हैं, तो वहां पर डिपार्टमेंट की भी बात आती है, तो वो आपका डिपार्टमेंट जो है मोस्ट ऑफ केसेस में आपका महिला बाल विकास मंत्रालय होता है। आ गया समझ में? ठीक है, इसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने देखा होगा, कुछ टाइम पहले एक बिल आई थी, संसद में एक बिल आया था, जिसके थ्रू क्या कहा गया था? अब यहाँ पर जो इलेक्शन है ना, लोकसभा और विधानसभा के एक ही इलेक्शन होंगे। ठीक है, तो इस तरीके का बिल लाया गया और संसद में इसको लेकर बहुत ज्यादा हंगामा भी हुआ था। कहा गया कि अब तो डेमोक्रेसी का गला घोट रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसी बहुत सारी न्यूज आपको देखने को सुनी थी। तो इसका नाम क्या है? ये जो बिल आया था इसका नाम क्या है? ठीक है, इसको इंग्लिश में अगर पूछा जाए तो इंग्लिश में हम इसे कहेंगे वन नेशन वन इलेक्शन। ठीक है, एक राष्ट्र एक चुनाव, मतलब इसको एक साथ क्या करेंगे? यहाँ पर चुनाव आयोजित कराए जाएंगे। और इसमें आपसे पूछा जा सकता है, जो ये वन नेशन वन इलेक्शन का कंसेप्ट था, इसके लिए जो पैनल बनाया गया था, उस पैनल के जो हेड हैं वो कौन थे? तो यहाँ पर इस पैनल के बोर्ड की बात की जाएगी तो रामनाथ कोविंद जो है वो क्या थे? इसके हेड थे। 14th नंबर के ये प्रेसिडेंट थे, आपके 14 नंबर के प्रेसिडेंट रहे रामनाथ कोविंद जी। इनको क्या बनाया गया? इस पैनल का हेड बनाया गया। ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन के हेड कौन बने हैं? आपके रामनाथ कोविंद जी बने हैं, जो आपके 14th नंबर के प्रेसिडेंट रहे हैं। और इस स्कीम का नाम क्या है? इस बिल का नाम क्या था? वन नेशन वन इलेक्शन, यानी कि हम क्या कराएंगे? एक साथ इलेक्शन कंडक्ट करा देंगे। ठीक है, आ गया यहाँ तक समझ में? 10th क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। ठीक है, तो इसके बाद हम 11 क्वेश्चंस पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा है भारतीय मूल के किस अर्थशास्त्री ने राष्ट्रपति चुनाव जीता है? ठीक है, सिंगापुर में इन्होंने राष्ट्रपति का इलेक्शन जीत लिया है और ये भारतीय मूल के हैं, यानी कभी ना कभी इनके पेरेंट्स जो भारत के रहे होंगे, तो ये भारतीय मूल के हैं और ये इकोनॉमिस्ट हैं। इन्होंने राष्ट्रपति का इलेक्शन जीता है। ठीक है, तो इनका नाम है वर्मन शनगुत्तरत्नम। ठीक है, तो ये याद रखना, इनका नाम क्या है? वर्मन शनगुत्तरत्नम है, यानी कि रत्न थे तो सिंगापुर में इलेक्शन जीत लिया, ऐसे याद रख लेना। वर्मन रतन ने क्या जीता है? सिंगापुर में इलेक्शन जीता है। थोड़े थोड़े कीवर्ड्स को भी याद रखेंगे ना तो ऑप्शन देखकर आपको आंसर याद आते जाएंगे। इसके बाद है हाल ही में किसने इंटरनेशनल एरोस्पेस सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो इसको याद रखना है। हाल ही में किसने इंटरनेशनल एरोस्पेस सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो इनका नाम क्या है? ठीक है, तो इनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया। ग्वालियर MP के रहने वाले हैं। ग्वालियर MP में इन्होंने इसका उद्घाटन किया है, तो इसको याद रख लेना है। हाल ही में किसने इंटरनेशनल एरोस्पेस सम्मेलन का उद्घाटन किया है? तो सिंधिया याद रख लेना। सिंधिया ने क्या किया है? इसका उद्घाटन किया है। कहां पर इसका उद्घाटन किया गया? ग्वालियर MP में इसका उद्घाटन हुआ है। आ गया समझ में? इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम। हाल ही में किसने, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अच्छे से याद रख लेना, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसमें देखो मैंने आदित्य L1 मिशन और इसके साथ साथ जो आपका G20 मिशन था उसको ऐड नहीं किया, क्योंकि मैंने वो पहले आपको पढ़ा रखा है और वो सारा का सारा उस करंट अफेयर में ऐड भी है। जितनी रैंकिंग थी सारी पढ़ा रखी है, जितनी अपॉइंटमेंट थी, जितने डेज थे, सारे मैंने करा रखे हैं ऑलरेडी पहले। ठीक है, तो आपका मन करे ना तो उनको आप पढ़ सकते हैं और वो यूट्यूब पर भी है। ठीक है, तो यहाँ पर लिखा है हाल ही में किस भारतीय को रमन मैग्सेसे पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, आपसे पूछा भी जा सकता है। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार जो है सबसे पहली बार अगर पूछा जाए तो आपके जो भूदान आंदोलन के प्रमुख जो नेता थे विनोबा भावे, उनके द्वारा उन्हें ये पुरस्कार सबसे पहली बार दिया गया था। ठीक है, किसी भारतीय को पहली बार मिला था। तो इसके अब यहाँ पर 2023 की बात हो जाती है, तो 2023 में भारतीय रमन मैग्सेसे पुरस्कार डॉक्टर रवि कैनन को दिया गया है। तो ये भारतीय है, कौन से भारतीय को मिला है? डॉक्टर रवि कैनन को ये पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब पूछेंगे डॉक्टर रवि कैनन कौन है? तो ये डॉक्टर है, ऑन्कोलॉजिस्ट है, यानी कि कैंसर रोग विशेषज्ञ है।
इनके बारे में आगे भी आप क्वेश्चंस पढ़ेंगे, तो 2-3 बार मैंने लिख दिया है ताकि आप इसको बार बार रिपीट करने से हमें याद होता जाता है। तो 1-2 बार हम रिपीट करेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो हाल ही में कौन से भारतीय को रमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया है? डॉक्टर रवि कैनन को रमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं, आदित्य L1 मिशन। अगर हम आदित्य L1 मिशन की बात करते हैं तो ये मैंने आपको सारा करा रखा है। ये PSLV 57 से लॉन्च किया गया है 15 लाख किलोमीटर की दूरी तक। 5 पॉइंट्स आदित्य L1 मिशन में। ये हमारा सन मिशन है, ठीक है, सन पर हम इस मिशन को भेज रहे हैं। तो 5 पेलोड्स लगे हुए हैं। तो ये मैंने आपको सारा पढ़ाया भी हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं, किस राज्य ने अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस अमेरिकी राज्य ने, भारतीय राज्य नहीं है, यहाँ पर लिखा गया है कौन सा ऐसा अमेरिकी राज्य है जिसने अक्टूबर को हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में घोषित किया है? तो इनका नाम क्या है? जॉर्जिया। तो अमेरिकन स्टेट है ये। आपको पता है अमेरिका 50+ स्टेट का एक ग्रुप है, तो उसमें से जॉर्जिया जो है उसने अक्टूबर को क्या घोषित कर दिया? हिंदू हेरिटेज मंथ घोषित कर दिया। आपको पता होना चाहिए अमेरिका में बहुत सारे हिंदू रहते हैं और वो हिंदू फेस्टिवल को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं, तो इसलिए इन्होंने क्या घोषित कर दिया? आपको पता है अक्टूबर में ही आपके सारे फेस्टिवल आते हैं, अक्टूबर नवंबर के आसपास। तो इन्होंने यहाँ पर इसे हिंदू हेरिटेज मंथ के रूप में भी घोषित किया है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका नेक्स्ट पॉइंट, नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला है? आपको पता आपके महारत्न कंपनियां होती है, नवरत्न कंपनीज होती है। तो इस बार जो आपकी नवरत्न कंपनी है उसका दर्जा किसे दिया गया? राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को नवरत्न कंपनी का क्या मिला है? दर्जा मिला है, ठीक है। तो नवरत्न कंपनी का दर्जा किसे मिला है? राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स को नवरत्न कंपनी का दर्जा मिला। अगर हम महारत्न कंपनी की बात करते हैं तो ऑयल इंडिया लिमिटेड को महारत्न कंपनी का दर्जा दिया गया है, ठीक है। आ गया समझ में? तो यहां तक के पॉइंट आपको समझ में आ गए होंगे। 16 क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं 17 क्वेश्चन पर। इसको अच्छे से पढ़ लेना और जो PDF होगी उसमें से अच्छे से रिवाइज करोगे ना तो आपको याद हो जाएगा। मैं अपलोड करा दूंगी शाम तक, तो टेंशन मत लेना। शायद आप ऐसा भी कर सकते हैं, इसको अपनी PDF से भी पढ़ लेना, या फिर जैसे जैसे मैं पढ़ाती जाती हूँ आप वो जो PDF है उसको अपने पास रखना या फिर उसकी प्रिंट निकलवा लेना, एंड देन उसको टिक करते जाना और पढ़ते जाना और साथ साथ वीडियो देखते जाना, तो आपको अच्छे से वो याद हो जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको इजीली याद होगा। तो यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड किसे दिया गया है? तो वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड जो है ये ब्रिक्स का अवार्ड है, जो आपके ब्रिक्स सम्मेलन होते हैं जिसमें ये आपके 5 to 6 कंट्रीज जो शामिल हैं ब्रिक्स में, ठीक है। इसमें इसका जो अवार्ड है वो किसे दिया गया? शांता थोपे को दिया गया, ठीक है। तो शांता याद रख लेना, शांति थी, तो इन्हें वर्ल्ड इनोवेशन अवार्ड दे दिया। ब्रिक्स का अवार्ड है ये, ठीक है, ऐसे याद रख लेना। इसके बाद भारतीय फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष पद पर किसे नियुक्त किया गया? तो फिल्म एंड टेलीविजन जो अध्यक्ष हैं वो कौन बनाए गए? रंगनाथम माधवन को नियुक्त किया गया है, ठीक है। तो फिल्म एंड टेलीविजन संस्थान के अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? रंगनाथम माधवन बनाए गए हैं। इसके बाद है ओमिक्रॉन स्ट्रेन का वेरिएंट जो अनेक देशों में पाया गया है, उसे क्या नाम दिया गया? पिरोला। तो ये बस एक बार रीड कर लेना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो ओमिक्रॉन स्ट्रेन का वेरिएंट जो अलग देशों में पाया गया उसका नाम क्या था? पिरोला था। इसके बाद नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है, 132वां डुरंड कप 2023 के विजेता कौन बने हैं? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये आपका 132वां डुरंड कप 2023 के विजेता टीम बनी है आपकी मोहन बागान टीम, ठीक है। तो ये याद रख लेना है, मोहन बागान टीम को क्या मिला है? यहाँ पर 132वां डुरंड कप मिला है। इसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत जरूरी पॉइंट है क्योंकि आपके एजुकेशन से भी जुड़ा हुआ है, तो आपको अच्छे से पढ़ना है। तो यहाँ पर लिखा है, हाल ही में केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किसे डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है? अब डीम्ड यूनिवर्सिटी वो होती है जो अपनी तरफ से खुद के भी कुछ कोर्स लॉन्च कर सकती है, तो वो दर्जा दिया गया आपके एनसीईआरटी को। अब एनसीईआरटी आपको डिग्री दे पाएगा, तो यहाँ पर एनसीईआरटी जो है उसे किसका दर्जा मिल गया? डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया है। और ये पहल किसके द्वारा की गई? मतलब ये किसने ये दर्जा प्रदान किया इन्हें? जो आपके शिक्षा मंत्री हैं एट प्रेजेंट धर्मेंद्र प्रधान, उन्होंने डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया है एनसीईआरटी को। एनसीईआरटी के हेड की अगर हम बात करते हैं तो इनके हेड हैं दिनेश सकलानी, आपको ये भी याद रखना है। तो एनसीईआरटी के हेड पूछे जा सकते हैं आपसे, दिनेश सकलानी है, और एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित हुआ? तो ये आसियान सम्मेलन भी जो है ये भी आपका इंपॉर्टेंट है, तो आसियान से रिलेटेड जितने पॉइंट आएंगे सबको पढ़ते जाना। 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन की बात करते हैं तो इंडोनेशिया के जकार्ता में आयोजित हुआ है, और कौन से नंबर का है?
28 नंबर का है। ठीक है, तो 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन इंडोनेशिया के जकार्ता में होता है, 20th नंबर का है, इसलिए आपका इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के भारतीय मेंबर कौन बने हैं। तो इंटरनेशनल स्तर पर आपके जो स्पोर्ट्स फेडरेशन है उसके मेंबर कौन बने हैं, लोकेश सूजी बने हैं। ठीक है, तो सूजी खाकर क्या बन गए, ऐसे सूजी से स्पोर्ट्स। ठीक है, ऐसे याद रख लेना। इंटरनेशनल स्पोर्ट्स फेडरेशन के भारतीय मेंबर कौन बने हैं, लोकेश सूजी बने हैं। 20वां आसियान भारत शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है, इंडोनेशिया के जकार्ता में हुआ है, इसको ऐसे याद रख लेना। ठीक है, एनसीईआरटी के हेड कौन है, दिनेश सकलानी है। एनसीईआरटी को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है। 100% इथेनॉल कार को लॉन्च किसने किया है, यहाँ पर नितिन गडकरी ने किया है। ठीक है, ये आ गया समझ में इतना। और जो मैंने बताया था वो जो सोलर रूफ थी वो हैदराबाद में थी, नाम उसका हेल्थ वे था, 23 किलोमीटर का पाथ था। इतने समझ में आ रहा है ना। और इसके साथ साथ जो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार है वो कैनन को मिला है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद करते जाने हैं। अब आपको समझ में आ रहा होगा कि आपको याद भी होते जा रहे हैं। 1 सेकंड, मेरा पेन गिर गया नीचे, पेन उठा लूं मैं। ठीक है, तो अब यहां पर हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। ये आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, डबल ट्रिपल स्टार लगा लो इस क्वेश्चन पर। बहुत बार ये क्वेश्चन जो है ना, बहुत बार मेरी आंखों के सामने आया, तो मुझे ऐसा लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट सोलर सिटी की बात कर लेते हैं। तो आपकी पहली सोलर सिटी पूछी जाएगी तो सांची है। सांची कहां पर है, एमपी में। आपने सांची के स्तूप के बारे में भी सुना होगा। ठीक है, तो फर्स्ट सोलर सिटी पूछेगा आपसे तो आप क्या टिक करेंगे, सांची टिक करेंगे। सांची कहां पर है, एमपी में है। पहला इंटरनेशनल पुलिस सहयोग दिवस कब मनाया गया, 7 सितंबर को मनाया गया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। फर्स्ट इंटरनेशनल स्तर का पुलिस सहयोग दिवस था, कब मनाया गया, 7 सितंबर को। इसके बाद नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्र मिशन मूल स्नाइपर किसने लॉन्च किया है। तो ये जापान में लॉन्च किया गया था। ठीक है, तो चंद्र मिशन था जिसका नाम था मून स्नाइपर। ठीक है, मून स्नाइपर किसके द्वारा लॉन्च किया गया, जापान के द्वारा लॉन्च किया गया। जैसे हमारे यहाँ पर चंद्रयान मिशन को लॉन्च किया गया था, वैसे ही जापान ने क्या नाम दिया, इसको मून स्नाइपर नाम दिया। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे, यानी कि अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस हम कब मनाते हैं, तो वो 8 सितंबर को मनाते हैं। इतना याद रखना है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है और ईजी सा पॉइंट है। इसके बाद है, हाल ही में भारत का यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया है, तो हिताची पेमेंट सर्विसेज ने भारत का यूपीआई एटीएम लॉन्च किया है। तो ये आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसके बाद ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे अब कुछ खाद्यान्न पदार्थ होते हैं जिन्हें जीआई टैग मिलते हैं, वैसे ही यहाँ पर एक मतलब नाम है काला जीरा चावल, जिसको जीआई टैग मिला है। तो ये कौन से राज्य का है, तो आपसे पूछा जा सकता है काला जीरा चावल जिसे जीआई टैग दिया गया है वो कौन से राज्य से बिलोंग करता है, तो आपके ओडिशा का है, जिसका नाम क्या है, काला जीरा चावल। 3 अक्षर का है, ओडिशा भी 3 अक्षर का है। ठीक है, तो 3 अक्षर वाला 3 अक्षर में जाएगा, तो काला जीरा चावल ओडिशा। ठीक है, लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ओनली काला चावल आ जाए, जीरा नहीं आएगा, तो काला चावल आएगा, तो मणिपुर का है, जिसे हम चकहाओ भी कहते हैं। काला चावल कहाँ का फेमस है, ये मणिपुर का, जिसे हम चकहाओ कहते हैं। लेकिन अगर 3 अक्षर वाला आता है काला जीरा चावल, ये कहाँ का है, ओडिशा का है। ओडिशा 3 अक्षर का है और काला जीरा चावल 3 अक्षर से बना है। ठीक है, 3 अक्षर आते हैं इसमें, तो ऐसे याद रखने का ट्रिक है ये, और कुछ नहीं है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। G20 का 21वां मेंबर कौन बना है। ठीक है, अभी आपके G20 आपके नई दिल्ली में आयोजित हुई थी। आपको पता है पूरे के पूरे दिल्ली में लॉकडाउन लगा दिया गया था। तो G20 की अगर बात करते हैं तो 1999 में बनता है, और इसमें अभी एक न्यू कंट्री शामिल हुई है जिसे हम अफ्रीकन यूनियन के नाम से जानते हैं। तो ये आपके 21वां मेंबर बना है। 2 यूरोपियन कंट्री, 2 इसमें नेशन, जैसे आपके यूनियन है, जैसे एक यूरोपियन यूनियन है और एक आपका नया शामिल हो जाएगा अफ्रीकन यूनियन। ठीक है, अब यहाँ पर जो अफ्रीकन यूनियन है इसके हेडक्वार्टर की बात कर लेते हैं। तो इसका हेडक्वार्टर अदिस अबाबा में है और ये 1963 में बना था। अब यहाँ पर विदेशी और 2 संगठन हो गए हैं इसमें, एक तो EU और एक AU। यहाँ पर 21 कितने हो गए, अब ये G20 नहीं G21 हो गया है। 19 देश है इसमें। ठीक है, कितने हैं, 19 देश हैं और 2 क्या है इसमें, संगठन है। तो ये याद रखना है। 19 तो इसमें कंट्रीज शामिल है, इसके साथ साथ 2 इसमें नेशन शामिल है, जिसमें से एक यूरोपियन यूनियन है और एक आपका अफ्रीकन यूनियन है। ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, तो आपको अच्छे से याद रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हाल ही में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ किसने किया है। तो हाल ही में वैश्विक जैव ईंधन गठबंधन का शुभारंभ भारत के द्वारा किया गया है। इसके बाद है आपका फर्स्ट
नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड जो वो किसने लॉन्च किया, तो ये एसबीआई की पहल है, एसबीआई ने इसको लॉन्च किया, तो इसका नाम क्या है, नेशन फर्स्ट ट्रांजिट कार्ड। ये किसने लॉन्च किया, एसबीआई ने लॉन्च किया है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने सैनिकों के परिजनों की सुविधा और शिकायत निवारण के लिए कौन सा प्रोजेक्ट शुरू किया है, तो ये आपका इंपॉर्टेंट है। सैनिकों को हमें क्या करना चाहिए, नमन करना चाहिए, है ना। तो सैनिकों के लिए प्रोजेक्ट कौन सा आया है, उनके प्रोजेक्ट का नाम भी क्या है, प्रोजेक्ट नमन है। ऐसे याद रखना, सैनिकों के प्रोजेक्ट का नाम क्या है, प्रोजेक्ट नमन है। इनके लिए कौन सा प्रोजेक्ट आया, प्रोजेक्ट नमन आया है। तो इसको बस याद रख लेना है, सैनिकों के लिए प्रोजेक्ट नमन आया है। इसके बाद ये इंपॉर्टेंट है आपका, ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपका ये जरूरी क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, यूएस टेनिस ओपन 2023 में पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता है। तो यहाँ पर यूएस टेनिस ओपन की बात हो रही है। तो ये जो यूएस टेनिस ओपन है, फ्रेंच ओपन है, ठीक है, विंबलडन है, इनमें से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो यहाँ पर यूएस टेनिस ओपन 2023 में पुरुष के सिंगल वर्ग का खिताब जीता है नोवाक जोकोविक ने। इनका ये 24th ग्रैंड स्लैम था। वोमेन की बात करेंगे तो वोमेन का नाम है कोमो गॉफ, ये भी यूएस की रहने वाली है। तो नोवाक जोकोविच ने क्या जीता है, 2023 का यूएस टेनिस ओपन जीता है। अगर वोमेन की बात करेंगे तो कोमो गॉफ ने जीता है, ठीक है। 2 बार रीड कर लेना, याद हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सेंटर पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड के स्वच्छ वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों की श्रेणी में टॉप 3 सिटीज कौन सी आई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सेंटर पॉल्यूशन सेंट्रल बोर्ड की एक रिपोर्ट आती है जो आपके वायु सर्वेक्षण 2023 में 10 लाख लोगों से अधिक आबादी वाले शहरों की सूची को जारी करती है, और उसमें आपकी टॉप 3 सिटीज आती हैं, जिसमें से पहले नंबर पर इंदौर है। इंदौर हर साल फर्स्ट नंबर पर आता है क्योंकि स्वच्छ सिटी माना जाता है। इसके बाद सेकंड नंबर पर आपका आगरा है, और थर्ड नंबर पर आपका ठाणे है। तो इंदौर, आगरा और ठाणे 3 है आपके ये। एक का नाम क्या है, इंदौर है, दूसरा आगरा है, और तीसरा क्या है आपका, ठाणे है, ठीक है। तो ये तीनों याद रखने हैं, इंदौर है, आगरा है और ठाणे है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है। हाल ही में सक्रिय हुआ किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है। तो किलाउआ ज्वालामुखी अभी यहाँ पर एक्टिव वोल्केनो हुआ है, तो ये कहाँ पर आपका, हवाई द्वीप में। हवाई द्वीप कहाँ का है, अमेरिका का है। तो हाल ही में सक्रिय ज्वालामुखी किलाउआ ज्वालामुखी कहाँ पर है, ये आपके हवाई द्वीप में है। हवाई द्वीप कहाँ है आपका, अमेरिका में है। आ गया समझ में। 36 क्वेश्चंस पढ़ चुके हैं हम। इसके बाद हम मूव करते हैं 37 पर। फिलीपींस में आयोजित FIBA फुटबॉल वर्ल्ड कप 2023 की विजेता टीम कौन रही है। तो ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये कौन रही है आपके, जर्मनी रही है, ठीक है। तो इसका आयोजन कहां पर हुआ था, फिलीपींस में हुआ था, और इसके फुटबॉल वर्ल्ड कप की जो विजेता टीम रही वो कौन रही, जर्मनी रही है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, हाल ही में खोजे गए क्लेव वायरस का संबंध किससे है। तो ये क्लेड एव वायरस है, इसका संबंध किससे बताया गया है, चिकन पॉक्स से बताया गया है, ठीक है। इतना ही रीड कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, मोस्ट इंपोर्टेंट है ये, हाल ही में मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखो मैंने इस पर डबल स्टार भी लगा रखा है। हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर इंटरनेशनल सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया। तो ये बांध, डैम वगैरह इनकी सुरक्षा के लिए इंटरनेशनल स्तर का सम्मेलन होता है, और वो किसके द्वारा आयोजित किया जाता है, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के द्वारा। कहाँ पर आयोजित होगा, ये जयपुर में आयोजित होता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने बांध सुरक्षा पर इंटरनेशनल सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया, जयपुर में किया है, ठीक है। तो ये आपको स्टार लगा लेना है, आपका जरूरी क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जितनी भी आपकी रिपोर्ट वगैरह जारी होती है, इंडेक्स जारी होते हैं, तो ये आपके जरूरी भी होते हैं और आपको पढ़ने भी होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर फर्स्ट ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट किसने जारी की है। तो इसका नाम क्या है, UNFCCC है, ठीक है। तो यहाँ पर जलवायु परिवर्तन पर जो रिपोर्ट जारी करेगा वो UNFCCC करता है, और यही इसको लेकर काम करता है क्योंकि क्लाइमेट से रिलेटेड फ्रेमवर्क बनाया गया है। तो UNFCCC का पूरा नाम अगर हम जानते हैं तो उसका पूरा नाम है यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क फॉर क्लाइमेट चेंज, ठीक है। तो यूनाइटेड नेशन का एक फ्रेमवर्क है जो किसके लिए तैयार किया गया, जो हमारे देश में जो क्लाइमेट चेंज होते हैं, जो हमारे वर्ल्ड में जलवायु परिवर्तन हो रहे हैं, उनसे रिलेटेड बनाया गया था। तो इन्होंने रिपोर्ट जारी की है जो ग्लोबल स्टॉक टेक रिपोर्ट है। इसका ये इंडिया जो है वो UNFCCC का सदस्य कब बनता है, 1994 में बनता है। और इसके अगर हम हेडक्वार्टर की बात करते हैं तो इसका हेडक्वार्टर है आपके जर्मनी बर्न में, ठीक है।
हो गया समझ में, आ गया समझ में। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे यानी कि आपका जो साक्षरता दिवस है वो कब मनाया गया, और इंटरनेशनल स्तर का आपका साक्षरता दिवस था तो बनाया गया आपका 15 सितंबर को। ठीक है, तो साक्षरता दिवस की बात करेंगे तो कब मनाया है, ये 15 सितंबर को मनाया है। ठीक है, इसके बाद अगर हम बात कर लेते हैं तो लोकतंत्र की बात करेंगे तो 15 सितंबर को करेंगे। इसके बाद है प्रोजेक्ट अभिनंदन। अभी मैंने प्रोजेक्ट नमन बताया था जो किसके लिए था, सैनिकों को हम क्या करेंगे, नमन करेंगे। अभिनंदन किसका करते हैं हम, जैसे मान लो कोई फ्लाइट आई है कहीं से तो हम क्या कर रहे हैं, उनका अभिनंदन करने जाते हैं कि हाँ हमारे वहां से रिलेटिव आ रहे हैं तो हम उन्हें लेने जाएंगे। ठीक है, तो वो अभिनंदन हो गया, तो उसका नाम क्या है, प्रोजेक्ट अभिनंदन है। तो ये प्रोजेक्ट अभिनंदन किसका है, एयर इंडिया का है। यहाँ पर एक ऑफिसर को नियुक्त किया जाएगा जो क्या बताएगा, जो भी यहाँ से रिलेटेड जो सुविधाएं हैं उनकी जानकारी देगा। इसी को क्या नाम दे दिया इन्होंने, प्रोजेक्ट अभिनंदन नाम दे दिया है, और एयर इंडिया का है ये। आ गया समझ में यहाँ तक का। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं हम, सरपंच संवाद। सरपंच संवाद क्या है, ये मोबाइल ऐप है। ठीक है, तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया, सरपंच संवाद असम में लॉन्च किया गया है। तो सरपंच संवाद कहाँ पर है, असम में है। मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ आपको समझ में भी आ रहे होंगे। अब जो ये क्वेश्चन मैं आपको बताने वाली हूँ ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये आपके एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये वाले जो क्वेश्चन मैं आपको बताने जा रही हूँ ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हैं। तो इस क्वेश्चन को आप ध्यान से सुनिएगा, अच्छे से टिक कर लेना। ठीक है, चाहे डबल की जगह 3 स्टार लगा लेना। तो यहाँ पर लिखा है, हाल ही में यूनेस्को की वर्ल्ड साइट सूची में शामिल होने वाला 41वां भारतीय स्थल कौन सा बना है, तो इसका नाम क्या है, शांति निकेतन है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, शांति निकेतन। ये क्या है, 41वां भारतीय स्थल है, तो कौन से नंबर का है, 41वां भारतीय स्थल बन गया है। आपको पता है यूनेस्को की साइट में बहुत सारे भारतीय स्थल शामिल है जिनकी देखरेख कौन करता है, यूनेस्को करता है। तो उसी में आपका 41वां स्थल अभी इसमें ऐड किया गया है जिसका नाम क्या है, शांति निकेतन है। ठीक है, शांति निकेतन आपको पता है रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यहीं पर आपके विश्व भारती यूनिवर्सिटी की स्थापना होती है, जो मतलब बच्चों को नेचर से जोड़कर पढ़ाने का काम करते थे। जो रट्टाफिकेशन है वहां, उसके थ्रू वहां पर बच्चों को नहीं पढ़ाया जाता था। तो इसका मोटिव क्या था, बच्चों को कैसे पढ़ाना, एनवायरमेंट से जोड़कर पढ़ाना। ये कहां पर है, कोलकाता वेस्ट बंगाल में है। ठीक है, और फर्स्ट लिविंग हेरिटेज में शामिल हो गया है ये। 40th साइट की बात करेंगे, भी ये मैंने तो आपको 41th साइट बताई है, लेकिन इससे पहले भी तो कोई ऐड हुई होगी। तो इससे पहले ऐड हुई थी 40th साइट, 40वें नंबर की साइट थी जिसका नाम क्या था, धोलावीरा। ठीक है, धोलावीरा आपको पता होना चाहिए, ये शायद गुजरात की साइट है और हड़प्पन साइट है। यहाँ पर सबसे ज्यादा अच्छा इनका बेटर वाटर मैनेजमेंट था, यानी कि हड़प्पन साइट में अपने वाटर मैनेजमेंट के लिए सबसे ज्यादा प्रसिद्ध थे। तो 40वें नंबर की साइट कौन सी है, धोलावीरा है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट की बात कर लेते हैं। अभी मैंने आपको बताया था हाल ही में नए संसद भवन में प्रस्तुत आरक्षण विधेयक, ये अलग है, वो वन नेशन वन इलेक्शन से रिलेटेड था। लेकिन यहाँ पर आपको पता है अब आपका नया पार्लियामेंट बना है, तो नए पार्लियामेंट के बारे में भी मैंने आपको सारा पढ़ा रखा है। तो अब जो नया पार्लियामेंट बना उसमें एक बिल पास किया गया जो आपके वुमेन का बिल था, यानी महिलाओं के लिए बिल पास किया गया था। तो उसका नाम क्या था, ठीक है, उसका नाम था नारी शक्ति वंदन अधिनियम। सबसे पहले तो ये जितने भी बिल है ना उनके नाम याद होने चाहिए, फिर वो क्यों पास किए गए ये आपको पता होना चाहिए। तो इसका नाम क्या है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम। ठीक है, इसके तहत महिलाओं को कितने प्रतिशत आरक्षण देने की बात कही गई है, तो ये टोटल 33% आरक्षण महिलाओं को देने की बात करता है। ये केवल आपके लोकसभा में नहीं बल्कि विधानसभा में भी आरक्षण की बात करेगा। लोकसभा और विधानसभा दोनों में महिलाओं को 33% क्या मिलेगा, आरक्षण मिलेगा। ये आपकी नई संसद भवन का पहला बिल था, पहला अमेंडमेंट था। ठीक है, तो ये याद रखना है, नई आपकी जो असेंबली है उसका नया बिल है। ठीक है, इसके लिए आपका ये आपके 128 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन बिल है और इसके लिए 106वां एक्ट बनाया गया है। तो ये जितने पॉइंट मैंने आपको यहाँ बताए हैं ये सारे के सारे आप डबल स्टार लगा लेना क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो पहला आपका जो नई संसद भवन का जो बिल है उसका नाम क्या है, यहाँ पर ये जो महिलाओं से रिलेटेड है नारी शक्ति वंदन अधिनियम, 128 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशन बिल है और इसके लिए 106वां एक्ट लाया गया है। हो गया, समझ में आ गया। और 33% इसके थ्रू आरक्षण दिया जाएगा। यूनेस्को की साइट में भी मैंने आपको 41th साइट बताई थी ना, शांति निकेतन। ऐसे ही आपके 42 नंबर की साइट को भी ऐड किया गया है, यानी कि आपके इस साल 2 साइट जो है वो ऐड हुई है।
उनमें से पहली साइट मैंने अभी आपको बताई थी शांति निकेतन। अभी यहाँ पर इस साइट का नाम क्या है, आपके होयसल मंदिर समूह है, जो आपका कर्नाटक का है। ठीक है, तो यूनेस्को की साइट में 42 नंबर का स्थल कौन सा है, होयसल मंदिर है, जो कहां पर है, कर्नाटक में है। इसके बाद आपके नए संसद भवन से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है, प्रधानमंत्री मोदी द्वारा पुराने संसद भवन का क्या नाम रखा गया। तो पुराना संसद भवन जो है, अब आपको पता आपकी सारी मीटिंग नए संसद भवन में होंगी, तो पुराने संसद भवन को इन्होंने क्या नाम दे दिया, संविधान सदन का नाम दिया है। ठीक है, ये याद रख लेना है। तो ये पूछा जा सकता है पुराने संसद भवन को क्या नाम दिया गया, तो इसका नाम क्या है, संविधान सदन है। इसमें अब जो नई आपकी जो संसद बनी है, उसमें लोकसभा की सीटें कितनी है, 888 है, राज्यसभा की 384 है। ठीक है, इसके जो निर्माण करता है वो कौन है, निर्मल पटेल है। इसके लिए यहाँ पर एक संगोल की स्थापना भी की गई थी। बस इतने पॉइंट याद रख लेना। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है स्टैच्यू ऑफ, ये मैंने वननेस लिखा है, वननेस। ठीक है, तो स्टैच्यू ऑफ वननेस किसका है, एमपी में है, ये आदि शंकराचार्य का स्टैच्यू है। ठीक है, वननेस स्टैच्यू किसका है, गुरु आदि शंकराचार्य का, एमपी में बनाया गया है। ऐसे ही अगर हम स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की बात करते हैं, तो इक्वालिटी ऑफ स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी कहाँ है, ये आपका हैदराबाद में है। ये संत रामानुजाचार्य के लिए इनकी जो फोटो है, इनकी प्रतिमा बनी हुई है। अगर हम स्टैचू ऑफ नॉलेज की बात करते हैं, तो बाबा साहब अंबेडकर की फोटो है ये। ठीक है, इनका स्टैचू बनाया गया है, कहां पर है, लातूर में, लातूर महाराष्ट्र में है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी की, तो ये बंगलुरु में है, कैंपगोड़ा की प्रतिमा बनाई गई है। स्टैचू ऑफ ट्रस्ट की बात करते हैं तो राजस्थान में बनाया गया है, इसमें महादेव की प्रतिमा है। इसको हिंदी में विश्वास स्वयं स्वरूपम के नाम से भी जाना जाता है। तो ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। इसका नाम क्या है, स्टैच्यू ऑफ वननेस कहां पर है, एमपी में है। स्टैच्यू ऑफ इक्वालिटी की बात करते हैं, हैदराबाद में रामानुजाचार्य की प्रतिमा है। स्टैच्यू ऑफ नॉलेज की बात करेंगे तो लातूर महाराष्ट्र में बाबा साहब अंबेडकर की है। ऐसे याद रख लेना, बाबा साहब को बहुत ज्यादा नॉलेज थी, तो उनकी प्रतिमा, ये नॉलेज वाली प्रतिमा किसकी है, BR अम्बेडकर जी की है। इसके बाद स्टैच्यू ऑफ प्रोस्पेरिटी की बात करते हैं तो बंगलुरु में कैंपगोड़ा है। स्टैच्यू ऑफ ट्रस्ट की बात करते हैं तो राजस्थान में है, महादेव की प्रतिमा है, विश्वास संपन्न के नाम से भी हम इसे जानते हैं। आ गया होगा समझ में, ठीक है ना। ऐसे ट्रस्ट वाले को ऐसे याद रख लेना, भगवान महादेव जी जो है ना, उन पर सभी लोग क्या करते हैं, बहुत ज्यादा ट्रस्ट करते हैं। तो ट्रस्ट की कहाँ है, ट्रस्ट वाली का है, महादेव की प्रतिमा है। प्रोस्पेरिटी की बात करेंगे तो बंगलुरु में है। नॉलेज किसको ज्यादा थी, बाबा साहब को थी। इक्वालिटी रामानुजाचार्य बात करते थे। वननेस की बात MP में आदि गुरु शंकराचार्य। ठीक है, आ गया समझ में यहाँ तक का। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हाल ही में PM ने इंटरनेशनल कन्वेंशन एंड एक्सपो सेंटर यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ पर किया, ये आपका जरूरी है, ये बहुत ज्यादा जगह पर मैंने क्वेश्चन देखा था। तो यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में किया गया है। बस इतना याद रख लेना, यशोभूमि का उद्घाटन कहाँ किया गया, नई दिल्ली में। इंटरनेशनल कन्वेंशन होंगे, यहाँ पर मीटिंग्स टाइप में होंगी। ठीक है, और इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है, नई दिल्ली में किया गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत और सिंगापुर के बीच जो अभ्यास है उसका नाम क्या है, तो सिम्बेक्स अभ्यास है ये। इसका पूरा नाम पूछेंगे तो क्या है, सिम्बेक्स है। इसके बाद वेनेडियम एक धातु है जिसकी खोज की गई है, तो ये खोज कहां पर हुई है, गुजरात में हुई है। वैसे ही आपके लिथियम की खोज कहां पर हुई थी, जम्मू कश्मीर में हुई थी। तो वेनेडियम की बात करेगा तो कहां होती है, गुजरात में। लिथियम की बात करेंगे तो जम्मू कश्मीर में। ठीक है, दोनों ही पॉइंट भूलने नहीं है, अच्छे से याद रख लेने हैं। वेनेडियम गुजरात में, लिथियम जम्मू कश्मीर में। इसके साथ साथ ICC वर्ल्ड कप के एंथम सॉन्ग जो है वो कौन से हैं, दिल जशन बोले। तो आपका जो ICC वर्ल्ड कप हुआ आपको पता है, तो इसके लिए एक एंथम सॉन्ग था जिसका नाम क्या था, दिल जशन बोले। ठीक है, इसके बाद है, हाल ही में किस जानवर को बाघ पशु का टैग दिया गया है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत जगह पर देखा है मैंने, ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। तो किस जानवर को यहाँ पर बाघ पशु का टैग, फूड एनिमल का टैग दिया गया है, खाद्य पशु का टैग दिया गया, बाघ पशु नहीं है ये, खाद्य पशु का टैग है। फूड एनिमल का टैग किसे मिला है, मिथुन को मिला है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है, बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। इससे रिलेटेड आगे भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलने वाला है। इसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका, वर्ष 2023 का नॉर्मल बोरलॉग फील्ड अवार्ड किसे मिला है, तो स्वाति नायक को मिला है, ओडिशा की रहने वाली है। ठीक है, स्वाति नायक ओडिशा की है। 2023 का नॉर्मल बोरलॉग पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार की बात करेंगे तो मैंने बताया था कैनन को मिला है, तो डॉक्टर रवि कैनन को रैमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। नॉर्मल बोरलॉग की बात होगी तो स्वाति नायक, रैमन मैग्सेसे की बात होती है तो डॉक्टर रवि कैनन।
अब जो ओडिशा की अभी विधानसभा स्पीकर बनी है जिनका नाम क्या है, प्रमिला मलिक है, बस इसको याद रख लेना ऐसे ही। इसके बाद नेक्स्ट है आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वे हागजो एशियन गेम। आपको पता होना चाहिए जो आपके एशियन गेम थे वो आपके चाइना में हुए थे, चाइना के वे हागजो में, ठीक है। वे हागजो में आपके हर कंट्री का क्या रहता है, ध्वजवाहक रहता है। तो इंडिया की तरफ से जो ध्वजवाहक थे वो कौन थे, एक तो हॉकी टीम के कैप्टन थे आपके हरमनप्रीत सिंह, इसके साथ साथ लवलीना, ये दोनों क्या थी यहाँ पर इसके ध्वजवाहक रहे थे, ठीक है। तो ये याद रखना है, वे हागजो एशियन गेम्स के उद्घाटन समारोह के भारतीय ध्वजवाहक कौन रहे हैं, हरमनप्रीत सिंह और साथ साथ लवलीना रही है। इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं। 56 क्वेश्चन हो गए हैं। इसके बाद हागजो चाइना में एशियन गेम्स का आयोजन हुआ है। सबसे पहली बार अगर हम एशियन गेम्स की बात करते हैं तो 1951 में आपके सबसे पहली बार एशियन गेम्स इंडिया होस्ट करता है, इंडिया में होते हैं। फिर उसके बाद दूसरे टाइम अगर बात करेंगे तो 1982 में भारत जो है एशियन गेम की होस्ट करता है, ठीक है। 2018 में जकार्ता में हुए थे और 2023 में शुभंकर क्या रहा है 2023 का, तो ये याद रख लेना है। जो एशियन गेम्स होते हैं ये चाइना में, हाँ जो ये गंदी सी सिटी है इनकी, मतलब हमारे लिए तो ये गंदा सा ही नाम है, हम तो ऐसे से नाम नहीं रखते ना। तो यहाँ पर शुभंकर 2023 क्या रहा है इनका, चेन चेन कांग कांग लियान लियन। तो ये बोलने में भी अजीब लगता है, ठीक है ना। तो कैसे है इनके नेम, चेन चेन कांग कांग लियान लियन। तो ये तीन क्या थे, इनके रोबोट थे, तो ये क्या है इनके शुभंकर है। तो यहाँ पर क्या है, चेन चेन कांग कांग लियान लियन, ये तीनों क्या है इनके रोबोट है। शुभंकर क्या है 2023 का, ये शुभंकर आए हैं, तीनों रोबोट है वहां के, ठीक है। तो इनके शुभंकर रहे हैं। 19th एशियन गेम्स 2023 में आपके इंडिया का जो फर्स्ट गोल्ड था वो किस में आया, तो निशानेबाजी में आया, ये आपको याद रखना है। रुद्रांश, दिव्यांश और एक नाम और है वो मैंने आगे मेंशन किया है, आप देख लेना, ठीक है। तो 19th एशियन गेम्स 2023 में सबसे पहला गोल्ड हमें किस में मिला, निशानेबाजी में मिला है, ठीक है। तो ये याद रखना है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हाल ही में भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र निदेशक पद पर किसे नियुक्त किया गया है, तो ये याद रखना है आपको, विवेक भासीन को इस पर नियुक्त किया गया है। जो भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के डायरेक्टर बने हैं तो इनका नाम क्या है, विवेक भासीन है। अब यहाँ पर ये एशियन गेम्स से रिलेटेड पॉइंट लिख दिया है मैंने। हमने यहाँ पर 41 वर्षों के बाद में एशियन गेम्स घुड़सवारी में हमने 41 वर्षों के बाद में क्या जीता, एशियन गेम्स में गोल्ड जीता है। 1982 में जीता था जब हमारे इंडिया में आयोजित हुए थे, लेकिन उसके अब यहाँ पर 41 ईयर्स हो गए, तो 41 ईयर्स के बाद हमने यहाँ चाइना में 2023 में इसमें घुड़सवारी में क्या जीत लिया, गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो ये पॉइंट भी याद रख लेना है। इसके बाद का जो क्वेश्चन है ना, ये आपका बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है और आपको बहुत अच्छे से इसको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है तभी कह रही हूं मैं। इसका नाम है 53वां दादा साहब फाल्के अचीवमेंट अवार्ड 2021 वाला प्रदान किया गया। तो ये अब दिया गया है, किसे दिया गया, ये वहीदा रहमान को दिया गया है। मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 53वें नंबर का था, दादा साहब फाल्के अवार्ड था, ये किसे मिला है, वहीदा रहमान को मिला है। आपको ये याद रखना है, कान खोल के सुन लेना, बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है। तो 53वें नंबर का है, दादा साहब फाल्के अवार्ड है, ये किसे मिला है, वहीदा रहमान को मिला है। अगर पहले दादा साहब फाल्के अवार्ड की बात की जाए तो फर्स्ट नंबर का देविका रानी को दिया गया था, जो कि आपकी पहली महिला नायिका थी। 52 अवार्ड जो था, अभी तो 53 वाला मिला वहीदा रहमान को, लेकिन अब अगर इससे पीछे वाले की बात करते हैं, 52 अवार्ड की बात करते हैं, तो किसे मिला, आशा पारेख को मिला। इसके बाद नेक्स्ट है मोटो जीपी भारत 2023 के विनर कौन रहे हैं, ये रहे मोर्को बेचेची, इटली के रहने वाले थे। होस्ट कहां पर किया इस गेम को, यूपी नोएडा में किया गया था, बस इसको रीड कर लेना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपका इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऑस्कर 2024 में बेस्ट विदेशी भाषा फिल्म श्रेणी में भारत को प्रेजेंट करने वाली फिल्म कौन सी थी, ठीक है। तो ऑस्कर 2024 में बेस्ट विदेशी भाषा फिल्म के लिए मतलब भारत को रिप्रेजेंट किया, कौन सी मूवी ने रिप्रेजेंट किया है, तो इसका नाम है 2018 में आई थी ये एवरीवन इज अ हीरो, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, एवरीवन इज अ हीरो, और ये कैसी मूवी है, मलयालम भाषा की मूवी थी। तो इसको बेस्ट इसने रिप्रेजेंट किया इंडिया को, ठीक है। तो इतना याद रखना है। अब इसके बाद है स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 में होता है, जिसमें आपकी स्मार्ट सिटी जो है वो यहाँ स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव में फर्स्ट नंबर पर यहाँ भुवनेश्वर है, इंदौर में आयोजित होती है। 100 सिटी जो है वो शिलोंग आई थी। बेस्ट स्टेट की बात करेंगे तो एमपी है, और बेस्ट यूटी की बात करेंगे तो यहाँ पर चंडीगढ़ है, ठीक है। स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव की बात हो रही है, यहाँ पर स्वच्छ सर्वेक्षण की बात नहीं हो रही है। स्वच्छ सर्वेक्षण में मैंने आपको बताया था इंदौर आया था,
इंदौर, पुणे, ये सारा बताया था मैंने आपको, ठीक है, सॉरी ठाणे, ठीक है। यहाँ पर स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव है 2023 में इंदौर में आयोजित होता है। फर्स्ट नंबर पर भुवनेश्वर है, 100 सिटी यहाँ पर शिलोंग है। बेस्ट अगर स्टेट की बात की जाए तो एमपी है, और बेस्ट यूटी की बात करेंगे तो आपका चंडीगढ़ है, ठीक है। तो अब हम पढ़ लेते हैं इंपॉर्टेंट रैंकिंग्स के बारे में। ये आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाली हैं और आपको अच्छे से ही कवर करनी है, ये आपको अच्छे से याद रखनी है, ये हर एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ लेना। यहाँ पर लिखा है वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान रहा है, तो इसमें भारत का 14th रैंक रहा है, यानी कि 40वां स्थान रहा है। तो नव संचार सूचकांक 2023 में भारत का 40वां स्थान रहा है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इन क्वेश्चंस पर आप डबल स्टार लगा सकते हैं, ये जितनी भी रैंकिंग्स मैंने यहाँ पर नोट की हैं। तो वैश्विक नव संचार सूचकांक 2023 में भारत का कौन सा स्थान है, 40वां स्थान रहा है। इसके बाद अगर हम हैप्पीनेस इंडेक्स की बात करते हैं तो हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा स्थान रहा है 26वां। इसके बाद पीस इंडेक्स की बात करते हैं तो पीस इंडेक्स में यहाँ पर 126वां स्थान हमारा रहा है। जेंडर गैप में हम 127वें स्थान पर रहे हैं, ठीक है। तो हैप्पीनेस इंडेक्स में हमारा ये 126 लिखा हुआ है मैंने, 126वां स्थान है, ठीक है। याद रखना है कौन सा 126वां स्थान है। पीस इंडेक्स में भी हमारा 126वां स्थान है। जेंडर गैप में हम 127वें स्थान पर हैं। इसके साथ साथ इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 131वां स्थान है, प्रेस वाला जो है ये आपको याद रखना है। HDI में 132वां स्थान है। तो दो में हमारा स्थान 126वां है, हैप्पीनेस में और पीस में हम 126वें नंबर पर है। अगर जेंडर गैप की बात करते हैं तो एक ज्यादा है, पीस से 127 हो जाएगा। अगर इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स की बात करते हैं तो हम 131वें स्थान पर है। HDI की बात करते हैं तो हम 132वें स्थान पर है। आ गया समझ में इतना। भारत का स्थान जो है नवसंचार में 40वां है, हैप्पीनेस और पीस में हम 126वें हैं, जेंडर गैप में हम 127वें हैं, इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 131वें हैं, HDI में हम 132वें हैं। अब जब आप गूगल करेंगे ना तो कहीं कहीं पर आपको ये 125वां दिखाई देगा, लेकिन इसका राइट आंसर 126 है, तो हम 126वें स्थान पर हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये इंपॉर्टेंट है। अभी हाल ही में जो आपके MS स्वामीनाथन जी हैं, इनका निधन हो गया है। तो ये किससे रिलेटेड थे, आपसे पूछा जा सकता है MS स्वामीनाथन जी किससे रिलेटेड थे, तो आपके हरित क्रांति के जनक हैं, उन्हीं से रिलेटेड है। हाल ही में इनकी डेथ हुई है, 98 ईयर में इनकी डेथ हो गई है। फर्स्ट खाद्य पुरस्कार इन्हें मिला है और पद्म पुरस्कार से सम्मानित है ये, ठीक है। हरित क्रांति के जनक कौन थे आपके यहाँ पर, डॉक्टर MS स्वामीनाथन, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। 98 ईयर की एज में इनकी डेथ हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का पहला कार्डियोग्राफी संग्रहालय कहाँ पर है, ये जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया गया, तो ये आपके उत्तराखंड में इसका उद्घाटन किया गया। तो आपको याद रखना है भारत का पहला कार्डियोग्राफी संग्रहालय जॉर्ज एवरेस्ट का उद्घाटन कहाँ हुआ है, उत्तराखंड में हुआ है। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं, जम्मू कश्मीर के रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर किसके नाम पर रखा गया है, तो जम्मू कश्मीर का जो रेलवे स्टेशन है उसका नाम कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। तो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछा जा सकता है। जैसे आपके चंडीगढ़ वाला जो आपका एयरपोर्ट था उसका नाम बदल दिया गया था, भगत सिंह जी के नाम पर किया गया था, लेकिन इसका जो जम्मू कश्मीर का रेलवे स्टेशन है वैसे इसका नाम बदला गया कैप्टन तुषार महाजन रेलवे स्टेशन। इसके बाद है फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस को किसने लॉन्च किया है, आपके जो कार लॉन्च की गई थी इथेनॉल वाली, उसको लॉन्च किसने किया था, नितिन गडकरी ने किया था। लेकिन अगर हम यहाँ पर बात करते हैं फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन फ्यूल सेल की बस की, तो एक इसके द्वारा यहाँ पर इसको मतलब लॉन्च किया गया, तो डॉक्टर हरदीप पुरी ने इसे लॉन्च किया है, ठीक है, इतना याद रख लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हाईकून सबमरीन जो है ये कहाँ की है, ताइवान की है, बस इतना याद रखना है, एक पॉइंट याद रख लेना, हाईकून सबमरीन कहाँ की है, ताइवान की है। अब यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट है, अभी हाल ही में एलिफेंट फेस्टिवल सेलिब्रेट किया गया, तो ये कहाँ पर किया गया, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व में इसको सेलिब्रेट किया गया, ये कहाँ पर है, MP में है, ठीक है। तो हाथियों का जो फेस्टिवल है वो कहाँ सेलिब्रेट होता है, बांधवगढ़ टाइगर रिजर्व MP में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है इंद्रजाल। इंद्रजाल क्या है, ये एक तरीके का इंद्रजाल जो है ड्रोन सिस्टम है, हैदराबाद फॉर्म ग्रीन रोबोटिक्स मतलब जीन रोबोटिक्स इंडियाज फर्स्ट AI पावरफुल एंटी ड्रोन सिस्टम है। ये इंडिया का पहला जो AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आज बहुत ज्यादा चल रही है, तो वो क्या है, मतलब वैसा एक एंटी ड्रोन सिस्टम है, जैसे हमने क्या नाम दिया, इंद्रजाल का नाम दिया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की हम बात कर लेते हैं, ये क्या करेगा, जो एनिमी है उसको, जो भी हमारे शत्रु है उसको डिटेक्ट करेगा और वहीं की वहीं पर उसे खत्म कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आसियान सम्मेलन से, आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको अच्छे से पढ़ लेना है।
43 आसियान समिट जो है वो कहां पर आयोजित हुई, तो इंडोनेशिया जकार्ता में 5 सितंबर को इसका आयोजन किया गया। इसमें हमारी तरफ से भारत के पीएम गए थे, उन्होंने इस मीटिंग को अटेंड किया है। अगर 20वें आसियान की बात करें तो इंडिया समिट एंड 80th जो है ईस्ट समिट 2023 से भी इंडोनेशिया में, मतलब इसके साथ साथ जैसे आपके यहाँ पर 43 एशियन समिट होती है, ठीक है, ये 5 सितंबर को होती है इंडोनेशिया के जकार्ता में। इसमें पार्टिसिपेट कौन करते हैं, हमारे भारत के प्राइम मिनिस्टर। लेकिन इसके साथ साथ हमारे यहाँ पर 2 समिट और होती हैं, जिसमें से एक का नाम है 20वीं यानी कि 20th एशियन इंडिया समिट, और इसके अलावा है 80th ईस्ट एशिया समिट 2023। ये दोनों ही कहाँ होती है, इंडोनेशिया के जकार्ता में होती है। ठीक है, ये कंट्री वाला आपको याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया फर्स्ट लाइट हाउस फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड इन, तो ये कहाँ पर फेस्टिवल मनाया गया, तो गोवा में मनाया गया है। इसमें जो आपकी हिस्टोरिकल लाइट होंगी उनको एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन में चेंज कर दिया जाएगा। तो ये पहला लाइट हाउस फेस्टिवल पूछा जा सकता है, तो कहाँ सेलिब्रेट किया गया, गोवा में सेलिब्रेट किया गया। इसके बाद ये आपका क्वेश्चन है, मैंने बताया था पुराने संसद भवन का नाम क्या कर दिया गया, संविधान सदन कर दिया गया है। पुराना जो आपका संसद भवन था उसके वास्तुकार कौन थे, एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे। ठीक है, जिन्होंने नॉर्थ और साउथ जोन ब्लॉक बना रखे हैं वो हर्बर्ट बेकर ने बनाए थे। एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर ने दोनों ने मिलकर इसमें काम किया था। इसकी आधारशिला की बात करेंगे तो 1921 में इसकी जो नींव है वो रखी गई थी, 1927 में ये बनकर तैयार हुआ था। तो इतना ही याद रख लेना है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट हम पढ़ने वाले हैं एशियन गेम्स के बारे में और साथ साथ नोबेल प्राइज के बारे में। नोबेल प्राइज से क्वेश्चन आते हैं, हर एग्जाम में आते हैं, एचसीएस में भी आते हैं, और इसके अलावा कोई भी आप एग्जाम देंगे, टीचिंग एग्जाम देंगे, चंडीगढ़ पीआरटी का एग्जाम देंगे, उनमें भी आपके क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर अगर हम बात कर लेते हैं एशियन गेम्स की, पहले नोबेल प्राइज बता देती हूँ मैं आपको। ठीक है, तो नोबेल प्राइज की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले मेडिसिन की बात करते हैं। मेडिसिन में वर्ष 2023 का नोबेल प्राइज जो है वो किसे मिला है, तो अगर हम मेडिसिन की बात करते हैं तो मेडिसिन में यहाँ पर ट्रिक लिखी है, मैंने ट्रिक से याद कर लेना, भूखा काका। ठीक है, सबसे पहले लिखा है भूखा काका मेरी, ठीक है, विस्की दवाई में मिला। ठीक है, तो ये नाम लिखे गए हैं। तो इसमें सबसे पहले जो ये है, मतलब ये हंगरी, कैटालिन कैरिको, मैरी, और यहाँ पर लिखा है डू विस्मैन। तो इनके नाम हैं, ये अजीब अजीब से नाम है, तो आप ट्रिक से याद रख लेना। यहाँ पर क्या लिखा, भूखा काका मेरी विस्की दवाई में मिला, ये किसका है, मेडिसन का है। तो भूखा हंगरी है, ठीक है, इसके बाद काका से कैटालिन बनता है, मैरी अमेरिका के हैं, और यहाँ पर विस्की से बनेगा डू विस्मैन। तो ये जो कैटोलिन कैरिको है ये हंगरी से बिलोंग करते हैं, और ये मैरी अमेरिका के हैं, और यहाँ पर विस्की इनका नाम क्या है, डू विस्मैन है। इनको क्या मिला है, मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला है। ठीक है, तो ये याद रख लेना, कैटालिन कैरिको, मैरी और ये डू विस्मैन को क्या मिला, मेडिसिन का नोबेल प्राइज मिला है। इसके बाद अगर हम यहाँ पर शांति के नोबेल की बात करते हैं तो शांति का वो नोबेल जो है, नरगोसी को ईरान में शांति का पीस मिला। तो इनका नाम क्या है, नरगेसी मोहम्मद। तो नरगेसी मोहम्मद को क्या मिला, पीस का प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज मिला है। इनका नाम क्या है, नरगेसी मोहम्मद है। ठीक है, तो शांति का नोबेल किसे मिला, नरगेसी मोहम्मद को मिला है, ये याद रख लेना है। इसके बाद यहाँ पर शांति का नोबेल आपको अच्छे से याद रखना है, नरगेसी मोहम्मद ईरान के रहने वाले हैं। वोमेन की पीस की बात करते हैं, आपको पता है वहां बुर्का वगैरह इन सबसे रिलेटेड कुछ बातें हुई थी, तो उनके लिए इनको क्या मिला, मतलब पीस की बात की, इन्होंने महिलाओं के जस्टिस की बात की, तो उसके लिए इन्हें शांति का नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया, नरगेसी मोहम्मद को। इसके बाद अगर हम लिटरेचर की बात करते हैं तो साहित्य में ना फंस जाना, लिटरेचर का मिला है जॉन फोस्को। ठीक है, तो जॉन फोस्को लिटरेचर का किसके लिए मिला है, इनोवेटिव प्ले के लिए मिला। लिटरेचर का अवार्ड किसे मिला, जॉन फोस्को। किसके लिए मिला है, इंफॉर्मेटिव प्ले के लिए मिला, इनोवेटिव प्लेस के लिए मिला है। इसके बाद यहाँ पर फिजिक्स के अवार्ड की बात कर लेते हैं। तो फिजिक्स का अवार्ड जो है वो उसकी ट्रिक है, भांग पीकर फेरे लिए एनी ने। ठीक है, तो ये ट्रिक किसकी है, फिजिक्स की है। तो भांग पीकर फेरे लिए एनी ने, भांग से फिजिक्स याद रख लेना। तो फिजिक्स का किसे मिला, पीकर से क्या बनेगा, पियरे, फेरे से फेरस, और एनी से एनी। ठीक है, तो तीनों को मिला है, पियरे को, फेरस को, एनी को, पियरे, फेरस, एनी। ठीक है, भांग पीकर फेरे लिए एनी ने। तो भांग फिजिक्स का किसे मिला है, पीकर मतलब पियरे, फेरे मतलब फेरेस, ठीक है, एनी मतलब एनी। इन तीनों को मिला है, और किसके लिए मिला, प्रकाश के लिए मिला, यानी कि इन्होंने जो लाइट है उस पर काम किया है। लाइट के लिए फिजिक्स में इन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। आ गया समझ में।
ठीक है। लिटरेचर का वो जॉन को मिल रहा था, ठीक है, लिटरेचर का जॉन को। इसके साथ साथ जो पीस था, पीस का किसे मिल रहा था, नरगेसी को, ईरान के रहने वाले थे। फिजिक्स का मिल रहा है पियरे फेरेस एनी को। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो अलेक्सी ने 1 टन रसीली मैगी खाई या लाई, ठीक है, अलेक्सी ने 1 टन रसीली मैगी लाई। अलेक्सी से बनेगा आपका अलेक्सी 1, ठीक है। यहाँ पर मैगी से, यहाँ पर मोगी नाम है इनका, और लाई से लुई नाम है, ठीक है। तो ये शॉर्ट फॉर्म में है अलेक्सी 1 एकिमोव, ठीक है। तो यहाँ पर अलेक्सी नाम है पहले का, इसके बाद मोगी और लुई, इन तीनों को क्या मिला है, केमिस्ट्री का अवार्ड मिला है। आप ऑप्शन देखते ही टिक कर देंगे। मैगी याद रख लेना, केमिस्ट्री में मैगी है, ठीक है। वहां पर कौन है, पियरे है, फिजिक्स में पियरे है। नरगेसी कौन है, शांति में नरगेसी है, तो ऐसे याद रख लेना। और जान किसमें, लिटरेचर में, ठीक है। तो इन्हें किसके लिए मिला है, क्वांटम डॉट के लिए केमिस्ट्री में इन तीनों को अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके बाद है 19th एशियन गेम्स में, यहाँ पर 5000 मीटर की दौड़ में, अब ये एशियन गेम्स से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट हो जाते हैं, तो ये आपके इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ते हैं 19th एशियन गेम्स में 5000 मीटर की दौड़ में गोल्ड लाने वाली कौन है, पारुल चौधरी है। 19th नंबर का हुआ था ये एशियन गेम्स। आयोजन कहाँ पर होता है, हांग चो ची में होता है, ठीक है। तो ये याद, ठीक है। तो अगर हम इसके आयोजन की बात करते हैं तो होंग चो चीन में इसका आयोजन होता है। 19th नंबर के आपके एशियन गेम्स हैं। ध्वजवाहक मैंने अभी आपको बताया था, इसके ध्वजवाहक हरमनप्रीत सिंह हैं और इसके साथ साथ लवलीना है। फर्स्ट गोल्ड की अगर हम बात कर लेते हैं तो इसमें पहला गोल्ड जो है वो किसमें जीता, शूटिंग में जीता है। मैंने आपको कहा था शूटिंग में 3 लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट गोल्ड जीता है, तो उसमें रुद्रांश है, ऐश्वर्या है और दिव्यांश है, ठीक है। 3 है शूटिंग में। और इसके बाद मैंने अभी आपको बताया भी था 41 ईयर के बाद में हमारा गोल्ड आया है, किसमें, हॉर्स राइडिंग में आया, घुड़सवारी में आया है। 1982 में भारत में आयोजन हुआ था, तब हमने घुड़सवारी में यहाँ पर गोल्ड मेडल जीता था। ये सारा मैं आपको बता चुकी हूँ, आपका यहाँ से रिवीजन भी हो गया होगा। एशियन गेम्स के शुभंकर की बात कर लेते हैं तो सपोर्टी रोबोट रहे थे, वो 3 रोबोट थे जो किंग किंग चोंग चोंग ऐसे टाइप के, ठीक है ना। तो वो याद रख लेना, उनके नाम अजीब से हैं, ऑप्शन देखते ही याद आ जाएंगे, ठीक है। अन्नू रानी ने भाला फेंक में क्या पाया है, गोल्ड पाया है। इसके बाद यहाँ पर है अवंती अशोक ने गोल्फ में सिल्वर जीता है। तीरंदाजी में अगर पहले गोल्ड की बात करें तो ओजस और ज्योति ने यहाँ पर तीरंदाजी में पहला गोल्ड जीता है, ठीक है। तो इनका नाम क्या है, ओजस है और ज्योति है। क्रिकेट की बात कर लेते हैं तो फीमेल ने गोल्ड जीता है, श्रीलंका को हरा दिया था हमने, और क्या जीता, गोल्ड जीता। मेल ने भी गोल्ड जीता है, मेल टीम ने, उन्होंने जापान को हरा दिया था। तो क्रिकेट में दोनों में ही हम क्या लेकर आए, गोल्ड लेकर आए। हॉकी में मेंस में हम गोल्ड लेकर आए हैं। और भारत एशियन गेम्स का होस्ट अब तक 2 बार रहा है, एक बार 1951 में और एक बार 1981 में, ठीक है। यहां तक समझ में आ गए आपको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियन गेम्स में अब तक हॉकी टीम 4 बार क्या ला चुकी है, गोल्ड जीत चुकी है। तो कितनी अच्छी बात है हमारे लिए, एशियन गेम्स में हमारी जो हॉकी टीम है वो 4 बार गोल्ड जीत चुकी है। इस बार भी हम गोल्ड लेकर आए हैं, ठीक है। मेंस की टीम क्या लाई है, गोल्ड लाई है। टेनिस में अगर गोल्ड की बात करेंगे तो ऋतुजा एंड रोहन 2 हैं, ठीक है, वो क्या लाई हैं, गोल्ड लाई हैं। टेनिस में 2 आर वाले गोल्ड लेकर आए हैं। मेंस स्क्वैश टीम की बात करते हैं तो मेंस स्क्वैश टीम ने यहाँ पर गोल्ड जीता है। अविनाश सावले स्टीपल चेज में गोल्ड लेकर आए हैं। पिछली बार भी ये अविनाश सावले जो है वो जो एक गेम हुई थी, शायद वो कॉमनवेल्थ गेम थी आई थिंक, उसमें भी इन्होंने, अविनाश सावले ने स्टीपल चेज में गोल्ड जीता था। मुझे गेम का नाम याद नहीं है बट इनका नाम याद है कि इन्होंने गोल्ड जीता था। इसके बाद तजिंदर सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट पुट में गोल्ड लेकर आए तजिंदर सिंह, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसके बाद है यहाँ पर सिफ्त कौर कामरा, ये इंपॉर्टेंट है, सिफ्त कौर समरा ने शूटिंग में गोल्ड जीता है, तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिफ्त कौर समरा। एक बार हम इसको रिवाइज कर लेते हैं ताकि आप इसको भूले नहीं। तो सबसे ये कौन से नंबर के गेम्स थे, एशियन 19th नंबर के गेम थे, ठीक है। इसमें जो 5000 मीटर की जो दौड़ थी उसमें पारुल चौधरी ने यहाँ पर गोल्ड जीता, 19 नंबर के थे। आयोजन हांग हो चीन में होता है। ध्वजवाहक जो है वो इसके हरमनप्रीत है और इसके साथ साथ लवलीना रही। पहले गोल्ड की बात करते तो पहला गोल्ड शूटिंग से आता है, उसमें शूटिंग में रुद्रांश, दिव्यांश और ऐश्वर्य है। 41 साल के बाद हम घुड़सवारी में गोल्ड जीतते हैं। इससे पहले 1981 या 82 में और 81 या 82 के आसपास जो आयोजन हुआ था उसमें हमने गोल्ड जीता था। एशियन गेम्स का शुभंकर जो है सपोर्टी रोबोट रहा है। अन्नू रानी भाला फेंक में गोल्ड लाई है। अवंती अशोक गोल्फ में सिल्वर लाई है। तीरंदाजी का पहला गोल्ड मिला ओजस और ज्योति को। क्रिकेट की बात करेंगे तो मेल फीमेल दोनों कैटेगरी में ही हमने गोल्ड जीता है। हॉकी में मेंस का गोल्ड है और एशियन गेम्स हमारे यहाँ पर 2 बार होस्ट हो चुके हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1982 आएगा ना, क्योंकि आपके यहाँ पर 1982 में यहाँ पर एशियन गेम्स हुए थे, तो 2 बार आपके एशियन गेम्स हुए हैं। एशियन गेम्स में अब तक हॉकी टीम जो है 4 बार क्या जीत चुकी है, आपके गोल्ड जीत चुकी है।
टेनिस में अगर गोल्ड की बात करें तो रुब्जा और रोहन थे। मेंस स्क्वैश ने गोल्ड जीता है। अविनाश सावले ने स्टीपल चेज में गोल्ड जीता है। तजिंदर सिंह ने शॉर्ट पुट में गोल्ड जीता है। सिफ्त कौर समरा ने शूटिंग में गोल्ड जीता है। ठीक है, यहाँ तक के हो गए, आपको लर्न हो गए होंगे। इसके बाद है दुनिया का सबसे ऊंचा लड़ाकू हवाई अड्डा कहाँ पर बनाया जा रहा है? ये न्योमा बेल्ट पर लद्दाख में बनाया जा रहा है, तो आपको याद रखना है। ये मैंने अभी आपको कराया था 2023 में। खाद्य पशु का टैग नॉर्थ ईस्ट मिथुन को दिया गया है और ये मान्यता किसने दी है? आपके जो FSAAI है, जो फूड से रिलेटेड काम करती है, उन्होंने इसे मान्यता दी है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ऐसे आपको रिवाइज हो जाएगा। ठीक है ना, तो अगर मान लो एक क्वेश्चन को हम दो बार रीड कर लेते हैं तो आपको वो ज्यादा याद होने लगेंगे। अब आप उसको पढ़ेंगे तो आपको और अच्छे से याद हो जाएगा। अब एग्जाम में ऑप्शन देखेंगे एंड देन आप उसको तुरंत ही टिक कर देंगे। तो ये फायदा होता है किसी भी क्वेश्चन को एक या दो बार पढ़ लेने का और रिवाइज कर लेने का। इनको हमें रटना नहीं होता, ओनली रीड करना होता है, क्योंकि ऑप्शन हमारे पास एग्जाम में होते हैं और फिर हम उन्हें देखकर टिक कर सकते हैं। अब यहाँ पर लिखा है वुमेन रिजर्वेशन बिल, नारी शक्ति वंदन बिल। ठीक है, ये किससे रिलेटेड है आपका? ये नारी शक्ति वंदन बिल जो है 33% आरक्षण, मतलब जो वुमेन्स है उन्हें विधानसभा में, लोकसभा में 33% आरक्षण देने से रिलेटेड है आपका ये। ठीक है, तो ये इतना याद रखना है, नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल नाम है। इलेक्शन वाला बिल कौन सा था? वन नेशन वन इलेक्शन बिल किसका था? वो आपके इलेक्शन से रिलेटेड था। ठीक है ना। इसके बाद है 53 वर्षों बाद हांगकांग को पछाड़कर दुनिया का पहला ओपन, मतलब दुनिया का जो सबसे ज्यादा ओपन इकोनॉमी वाला देश है वो कौन बन गया है? यानी कि जिसकी इकोनॉमी जो है वो बहुत ज्यादा ओपन इकोनॉमी है, जो बहुत ट्रेड कर सकता है हर जगह पर, तो कौन सा देश है? सिंगापुर है। इससे पहले कौन सा था आपका? हांगकांग था। ठीक है, हांगकांग के बाद अब कौन बन गया? सिंगापुर बन गया, जो ओपन ट्रेड करता है, जिसके पास में कोई भी रोक टोक नहीं है दूसरे देशों के साथ में व्यवसाय करने की या ट्रेड करने की। इसके बाद रिपोर्ट जारी करता कौन है? इसके फ्रेजर इंस्टीट्यूट कनाडा के हैं। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको अच्छे से रिवाइज करना, अच्छे से पढ़ना है। पीएम मोदी ने विश्वकर्मा जयंती के अवसर पर पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के लिए कौन सी योजना को शुरू किया है? तो ये योजनाएं जो है ना आपके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है और ये एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो इस योजना का नाम क्या है? पीएम विश्वकर्मा योजना, बहुत ज्यादा जरूरी है। इसका नाम क्या है? पीएम मोदी ने विश्वकर्मा जयंती पर शिल्पकारों के लिए, जो हमारे ट्रेडिशनल कारीगर हैं, उनके लिए एक योजना लागू की है। उसका नाम क्या है? पीएम विश्वकर्मा योजना। ठीक है, इसके बाद है पैरा कमांडो बनने वाली भारत की पहली महिला आर्मी सर्जन कौन बनी है? मोस्ट इंपोर्टेंट है, डबल स्टार लगा लो, बहुत ज्यादा जरूरी क्वेश्चन है। तो इनका नाम क्या है? पायल छाबड़ा है, हरियाणा के कैथल की रहने वाली। ठीक है, तो कहाँ की रहने वाली है? हरियाणा के कैथल की रहने वाली है। पैरा कमांडो बनने वाली भारत की पहली महिला आर्मी सर्जन बनी है, तो हरियाणा के कैथल की रहने वाली। नाम क्या इनका? पायल छाबड़ा है। इसके बाद है आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 के ब्रांड एम्बेसडर की बात की जाएगी तो शाहरुख खान रहे थे, शुभंकर रहा था क्रिप्टोकर्स। ठीक है, क्रिप्टोकर्स। प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक कौन है? ये इंपॉर्टेंट है आपका, डबल स्टार लगा लो, ये पूछा जा सकता है। तो पीबीआई प्रेस सूचना ब्यूरो के महानिदेशक कौन बने हैं? मनीष देसाई बने हैं। प्रेस सूचना ब्यूरो की स्थापना 1919 में होती है। इसके महानिदेशक कौन है? मनीष देसाई है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डबल स्टार लगा लेना। भारत की प्रथम पहली गोरिल्ला ग्लास विनिर्माण सुविधा कहाँ बनी है? तेलंगाना में है। यूएस की कंपनी से इसे बनाने वाली है। इसके बाद सबल योजना कहाँ की है? तो ये योजना आपकी इंपॉर्टेंट है, सबल योजना पूछी जा सकती है। कौन सी स्टेट की है? तो ये आपके हिमाचल प्रदेश की है। किससे रिलेटेड है? जो विकलांग बच्चे होते हैं उनको विशेष सुविधा प्रदान करने से संबंधित है। आर्टिफिशियल ह्यूमन एम्ब्रियो किसने बनाया है? इजराइल ने स्टेम सेल से क्या बनाया? ह्यूमन का आर्टिफिशियल एम्ब्रियो बना दिया है। ये मैंने आपको पढ़ाया था। भारत का पहला यूपीआई एटीएम किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो हिताची कंपनी ने लॉन्च किया है। हिताची कहाँ की है? जापान की है। ये मैं आपको अभी ऊपर भी एक क्वेश्चन पढ़ा चुकी हूँ। तो भारत का पहला यूपीआई एटीएम किस कंपनी ने लॉन्च किया? तो हिताची कंपनी, जापान ने इसको लॉन्च किया है। इसके बाद अगर हम पढ़ते हैं इंटरनेशनल लिटरेसी डे के बारे में, तो आपका 8 सितंबर को है। अगर हम इसके थीम की बात करते हैं तो इसका थीम रहा था प्रमोटिंग लिटरेसी फॉर अ वर्ल्ड इन ट्रांजिशन।
बिल्डिंग द फाउंडेशन फॉर सस्टेनेबल एंड पीसफुल सोसाइटीज। ठीक है, तो इसको एक बार रीड कर लेना बस। क्या है, इसको प्रमोट करना है लिटरेसी को, किसके लिए, फॉर वर्ल्ड ट्रांजिशन के लिए, वर्ल्ड को चेंज करने के लिए, और फाउंडेशन तैयार करना सस्टेनेबल और पीसफुल कम्युनिटी या सोसाइटी के लिए। ठीक है, तो बस इसको एक बार रीड कर लेना। इसके बाद सवेरा योजना की बात करते हैं। अभी सबल योजना बताइए मैंने, जो दिव्यांग बच्चों के लिए है, तो सबल योजना कहाँ की थी, हिमाचल प्रदेश की थी। ऐसे ही आपके एक सवेरा योजना है जो हिमाचल प्रदेश यूपी की है, और ये किसके लिए है, बुजुर्गों के लिए है। यूएन असेंबली की 78th मीटिंग कहाँ पर होती है, न्यूयॉर्क में होती है। अगर हम इसके अध्यक्ष की बात करते हैं तो इनका नाम क्या, डेनिस फ्रांसीसी है। साबूदाना उत्पादन को जीआई टैग मिला है, तो ये कहाँ का साबूदाना है, तमिलनाडु के साबूदाना को क्या मिल गया, जीआई टैग मिल गया है। इसके बाद काला जीरा वाला बताया था मैंने आपको, काला जीरा चावल वो कहाँ का था, आपके ओडिशा का था, 3 नंबर वाला। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर है G20 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ होता है, दिल्ली में है, 9 से 10 सितंबर। अध्यक्ष कौन है इसके, एमपी जो आपके पीएम होते हैं वो इसके अध्यक्ष थे। ठीक है, लोगो मतलब यहाँ पर लोगो की बात करते हैं तो लोगो इसका खिलता हुआ कमल था। 1 फैमिली 1 फ्यूचर इसका क्या रहा था, थीम रहा था, लोगो रहा था। संस्करण 18वां था। ठीक है, अध्यक्षता की थी इन्होंने पीएम मोदी ने। ठीक है, 9 से 10 सितंबर तक नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था, आपको पता है, लॉकडाउन भी लगा था। लोगो क्या था, खिलता हुआ कमल था। 1 फैमिली 1 फ्यूचर इसका लोगो था। संस्करण 18th था, और यहाँ पर जो थीम था वो वसुदेव कुटुंबकम रहा था। वर्ष 2023 में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी किसने की है, तो गोवा ने की है। ये बस इतना रीड कर लेना है। इसके बाद है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लीगल मेट्रोलॉजी, मोस्ट इंपोर्टेंट, डबल स्टार लगा लो, बहुत जरूरी क्वेश्चन है ये, बहुत ज्यादा जरूरी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इंटरनेशनल एडमिनिस्ट्रेशन फॉर लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13वां देश कौन बन गया है, तो भारत जो है वो मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला 13th कंट्री बन गया। इससे पहले भारत के पास में ये राइट नहीं था, तो अब ये भारत 13वां देश बन गया लीगल मेट्रोलॉजी सर्टिफिकेट जारी करने वाला, और ये आपका इंपॉर्टेंट भी है। अभी मैंने आपको बताया था इंटरनेशनल डेमोक्रेसी डे के बारे में, तो ये कब आपका 15 सितंबर को है। थीम क्या है इसकी, एम्पावरिंग द नेक्स्ट जनरेशन क्या रही है इसकी थीम रही है। इसके बाद है वर्ल्ड लीडर पीस फॉर सिक्योरिटी अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया, तो माता अमृत नंदनमयी को क्या किया गया, वर्ल्ड लीडर पीस फॉर सिक्योरिटी अवार्ड से सम्मानित किया गया। इसके बाद है भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर कहाँ बनाया गया है, आपको पता है भारत में है, जो आपका अंकोरवट अक्षरधाम मंदिर है वो भारत का है। लेकिन आपके एक और मंदिर बना है, तो ये कहाँ पर बनाया गया, न्यू जर्सी अमेरिका में भारत के बाहर दुनिया का सबसे बड़ा हिंदू मंदिर स्थापित किया गया है, तो ये याद रख लेना है। इसके बाद है जगो रोचियोरियो, ये यूनेस्को में शामिल किया गया, अजीब सा नाम है। एक ये गांव का समूह है, विलेजेस का समूह है, तो ये कहाँ की साइट है, आपके ग्रीस की साइट है। ठीक है, इंडिया में आपको पता है शांति निकेतन को ऐड किया गया और होयसल मंदिर को ऐड किया गया है, 2 ऐड हुई हैं आपके, वो याद रखनी है, 41 एंड 42। ये क्या है आपका जागोरोचिरियो, ये गांव का समूह है, कहाँ का है, ग्रीस का है। इसके बाद मोस्ट इंपोर्टेंट है सीएम कृषक मित्र योजना, कहाँ की है, एमपी की है, और ये किसके लिए है, यानी कि जो ये स्थायी पंप लगाते हैं कृषि में उसके लिए, उससे रिलेटेड है। इसके बाद है रिपब्लिक परेड 2024 में चीफ गेस्ट कौन रहे थे, तो जो बाइडेन जो है वो आपके चीफ गेस्ट रहने वाले हैं रिपब्लिक परेड 2024 में। वर्ल्ड इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 165 देशों की रैंकिंग में हमारी रैंकिंग कितनी रही है, 87th रही है। इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 87th रैंकिंग रही। फर्स्ट सिंगापुर रहा है, सेकंड हांगकांग रहा है, और हम 87th नंबर पर रहे हैं। पीस में हम 126 नंबर पर थे, हैप्पीनेस में 126 नंबर पर थे, मैं बता चुकी हूँ। जेंडर गैप में 127 नंबर पर थे। ठीक है, और जो वो आपके प्रेस वाला होता है उसमें 131 नंबर पर थे। आ गया होगा याद। इसके बाद फायर ऑन द गंगास बुक किसने लिखी है, तो राधिका अय्यर ने ये बुक लिखी है। इंडियन जर्नलिज्म में अवार्ड मिल चुका है, जर्नलिज्म में इन्हें अवार्ड भी मिल चुका है राधिका अयंगर को। और फायर ऑन गंगास बुक लिखी है इन्होंने। जो आपने देखा होगा, मतलब गंगा घाट के आसपास कई लोग क्या करते हैं, जिनकी भी डेथ होती है उन्हें वहीं पर उनका अंतिम संस्कार कर दिया जाता है, तो उनसे रिलेटेड पॉइंट्स पर ये बुक लिखी गई है। इसके बाद है लेट्स मूव फॉरवर्ड बुक लिखी है, एनसीईआरटी और यूनेस्को ने
मिलकर लिखी है तो इंपॉर्टेंट है। धर्मेंद्र प्रधान जो आपके एजुकेशन मिनिस्टर है, इन्होंने इसका विमोचन किया है। यूनेस्को का पूरा नाम अगर पूछा जाता है तो यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन है। 1945 में इसको स्थापित किया गया था। इसका हेडक्वार्टर पेरिस फ्रांस में है। डायरेक्टर जनरल की बात करते हैं तो मतलब ऑड्रे ऑजले इनके डायरेक्टर हैं, ठीक है। इसके बाद है प्रिंसिपल प्रिंसिपल डायरेक्टर जनरल ऑफ आकाशवाणी एंड एनएसडी कौन बने हैं? डॉक्टर वसुधा गुप्ता बनी है। कहाँ की? आकाशवाणी एंड एनएसडी की डायरेक्टर डॉक्टर वसुधा गुप्ता है। अगर हम प्रेस ट्रस्ट बोर्ड के नए चेयरमैन की बात करते हैं तो इंपॉर्टेंट है ये आपको डबल स्टार लगाना है। कौन बने हैं? KN शांत कुमार बने हैं। अविक सरकार की इन्होंने जगह ली है, ठीक है। तो शांत थे तो हमने क्या बना दिया? शांति प्रिय लोगों को ट्रस्ट कर सकते हैं, शांति प्रिय लोगों। बोर्ड के चेयरमैन कौन बन गए हैं? KN शांत कुमार बन गए हैं, 1 ईयर के लिए बने हैं। इसके बाद है प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया। क्या है? प्राइवेट न्यूज एजेंसी की जो ये 1949 में शुरू हुआ था। प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया कौन है? ये प्राइवेट एजेंसी है, ठीक है, और ये 1949 में शुरू हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। नीरज मित्तल को हमने क्या बनाया? DOT का सचिव बनाया है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कह सकते हैं DOT को। इसके बाद आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छे से रिवाइज करना है। शिक्षक दिवस के अवसर पर कितने शिक्षकों को राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो यहाँ पर टोटल 75 टीचर्स हैं जिन्हें क्या किया गया? सम्मानित किया गया, जिसमें से आपके 50 टीचर्स जो थे वो स्कूली शिक्षा से जुड़े हुए थे और 25 टीचर्स जो थे वो हायर एजुकेशन से जुड़े हुए थे, ठीक है। तो 50 स्कूली अध्यापकों को क्या मिला है? राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अगर हम इसके आयोजन की बात करते हैं तो यहाँ पर विज्ञान भवन न्यू दिल्ली में इसका आयोजन हुआ था और इसमें पुरस्कार दिए गए 50,000 रुपए की नगद राशि। हो गया? आ गया समझ में? इसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, नेस्कॉम के चेयरपर्सन कौन बने हैं? तो राजेश नाबियार एट प्रेजेंट नेस्कॉम के चेयरमैन है। अगर फर्स्ट वुमेन की बात की जाए तो रेखा मेनन इसकी पहली महिला चेयरमैन थी। नेस्कॉम एक सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, ठीक है। इसके बाद है ओपन AI के प्रमुख इंडोनेशिया का गोल्डन वीजा किसे मिला है? तो सैम ऑल्टमैन को मिला है। भारत ड्रोन शक्ति अभियान कहां पर हुआ? गाजियाबाद में हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2023 कोपेनहेगन में होती है। मैन सिंगल की बात करते हैं तो मैन सिंगल में कुनलावुत विट्रीडन को इन्हें अवार्ड मिला है। वोमेन सिंगल में एनसे यंग साउथ कोरिया की है, इन्हें अवार्ड मिला है। अगर भारत की बात करते हैं तो HS प्रणोय ने भारत के थे, इन्होंने कांस्य पदक जीता है वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप में। इसमें फर्स्ट स्थान की बात करेंगे तो पहले स्थान पर साउथ कोरिया रहा। बस इतना ही पढ़ लेना, इसको रीड कर लेना। रमन मैग्सेसे से इंपॉर्टेंट है, रमन मैग्सेसे से रवि कैनन को मिला है। ऑन्कोलॉजिस्ट है, असम के हॉस्पिटल में ये क्या है, मतलब कैंसर जो रोग है उसके ऊपर ये काम करते हैं। टोटल 4 लोगों को क्या मिला? रमन मैग्सेसे मिला, जिसमें हमारे भारतीय भी शामिल थे। जैसे बांग्लादेश के कौरवी रक्षण है, यूजेनियो है, तोमार लिस्टे के, ठीक है, मरियम कोरोनल है फिलीपींस की। इसके बाद भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद को GI टैग मिला है। भद्रवाह राजमा जम्मू कश्मीर का है। इसके बाद US ओपन 2023 मैंने आपको बता दिया था, नोवाक जोकोविक को यहाँ पर क्या मिला? US ओपन 2023 का खिताब मिला। लेकिन अगर आपसे उपविजेता भी पूछ लिया जाता है तो वो भी आपको पता होना चाहिए। तो डैनियल मेदवेव को यहाँ पर ये उपविजेता रहे थे, यानी कि इनको हराकर नोवाक जोकोविक ने ये खिताब जीता। नोवाक जोकोविक का ये 24 नंबर का ग्रैंड स्लैम था, ठीक है। 22 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं राफेल नडाल और 24 ग्रैंड स्लैम जीत चुके हैं नोवाक जोकोविक। तो नोवाक जोकोविक फर्स्ट स्थान पर रहे हैं और राफेल नडाल अब तक वैसे सेकंड स्थान पर है US ओपन 2023 में। US ओपन के फाइनल में जगह बनाने वाले सबसे ओल्डेस्ट प्लेयर की बात की जाए तो रोहन बोपन्ना है, जो बहुत ज्यादा उम्र मतलब सबसे ज्यादा ओल्ड थे, भारत के रहने वाले हैं। पुरुष डबल के फाइनल में पहुंचे मैथ्यू एबेंडन के साथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और किस देश में वर्ल्ड ट्रेड संगठन में पोल्ट्री उत्पादों पर, जो ये मुर्गी उत्पादन होता है, मुर्गियों से रिलेटेड जो भी होता है, उस पर अपना जो मुद्दा था, विवाद था, वो सुलझा लिया। तो अमेरिका के साथ में उन्होंने अपना मुद्दा सुलझा लिया। इसके बाद है अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक कौन है? तो शांतनु गुप्ता इस पुस्तक के लेखक है, आपको याद रखना है। अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक के लेखक शांतनु गुप्ता है।
इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस स्थान में फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम को लॉन्च किया गया है? ठीक है, तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है आपका ये। ग्लोबल फिनटेक फेस्टिवल में किस संस्थान ने फेस ऑथेंटिकेशन सिस्टम लॉन्च किया है? तो UIDAI ने इसको लॉन्च किया है, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ठीक है, आयोजन कहाँ हुआ है? मुंबई में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकेडमिक क्षेत्र में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला? इंपॉर्टेंट है आपका ये, नजमा अख्तर को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला एकेडमिक एरिया में। बंगस वैली फेस्टिवल जम्मू कश्मीर में मनाया गया है। उज्ज्वला योजना के तहत केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कितने मिलियन कनेक्शन देने की बात कही है? तो 7.5 मिलियन कनेक्शंस देने की बात कही है आपका, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद एशियन एथलेटिक चैंपियनशिप जापान फर्स्ट रहा, इसमें चाइना सेकंड रहा, भारत थर्ड रहा, बैंकॉक में आयोजित हुई थी ये। इसके बाद नेक्स्ट है मिशन, ये इंपॉर्टेंट है आपका, ये याद रखना है, मिशन मत्स्य 6000 भारत के समुद्रयान से संबंधित है। ठीक है, ये क्या करेगा? गहराई में जाएगा और डूबकर काम करेगा, वहां से इंफॉर्मेशन निकाल कर आएगा, तो इसका नाम क्या है? मत्स्य 6000 है। ठीक है, 6 किलोमीटर तक है और इसको 6000 इसलिए कहा क्योंकि इसमें 6000 मीटर होते हैं। ठीक है, इसके बाद मैंने आपको बताया था पीएम मोदी ने यशोभूमि का उद्घाटन किया नई दिल्ली में। ये क्या बनेगा? एक सेंटर बनेगा जहां पर इंटरनेशनल लेवल की मीटिंग्स आयोजित होंगी। ठीक है, तो ये पहला सेंटर है, कोई भी बैठक पारदर्शी तरीके से हो सकती है यहाँ पर। इसका उद्घाटन पीएम मोदी ने दिल्ली के द्वारिका में किया है। गुजरात ने ई विधानसभा लॉन्च किसने किया? गुजरात में ई विधानसभा द्रौपदी मुर्मू ने लॉन्च किया है, यानी कि अब उनका जितना भी काम है वो कागजों पर ना होकर ऑनलाइन तरीके से किया जाएगा। इसके बाद है, किस संस्थान ने सब्सक्रिप्शन के लिए सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम 2023 से 24 सीरीज 2 लॉन्च किए? तो इनका नाम क्या है? आरबीआई है, आरबीआई ने इसको लॉन्च किया है। इसके बाद है नए स्तर का जो आपका नया संसद है, नए संसद का जो सत्र है वो किसने कब से कब तक हुआ है? 18 से 22 सितंबर तक। पहली बार अगर काम किया जाए तो पहली बार काम 18 सितंबर को हुआ है। पुरानी संसद का जो लास्ट डे था वो 18 सितंबर था। पुरानी सदन को हम किस नाम से जानेंगे? संविधान सदन के नाम से जानने वाले हैं। पीएम विश्वकर्मा योजना के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? 18 वर्ष है। मोदी जी के 73 बर्थडे पर इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, इतने करोड़ का बजट था, 5 डेज की इसमें ट्रेनिंग भी होगी, 3 लाख तक रुपए का इसमें ऋण दिया जाएगा और ये ऋण इसमें 2 फेजेस में दिया जाएगा। ठीक है, पीएम मोदी के बर्थडे पर इसको लॉन्च किया गया और इसी दिन आयुष्मान भव अभियान भी शुरू किया गया है, जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने शुरू किया है। नुआखाई उत्सव कहाँ का है? ओडिशा का है। ये गणेश चतुर्थी के नेक्स्ट डे मनाया जाता है, तो बस आपको ये याद रखना है, नुआखाई फेस्टिवल कहाँ का है? आपके ओडिशा का है। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में इंडिया की रैंकिंग 40th नंबर पर रही, टोटल 132 कंट्रीज में से। ठीक है, और ये रैंकिंग जारी की गई है। वर्ल्ड बैंक ने कहा है कि भारत की जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो कितनी बढ़ेगी? 6.3% बढ़ने वाली है। एडीबी ने भी ऐसा ही कहा है कि 6.3% बढ़ने वाली है। इसके बाद है राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, जो 4 कैटेगरीज में दिए जाएंगे। अब विज्ञान रत्न पुरस्कार होगा, उसमें से विज्ञान श्री पुरस्कार होगा, विज्ञान युवा पुरस्कार हो गया और विज्ञान टीम पुरस्कार होगा। ठीक है, विज्ञान युवा पुरस्कार 45 तक की एज तक मिल सकता है। विज्ञान टीम जो टीम में काम करेंगे उन्हें मिलेगा। लघु उद्योग दिवस की बात करते हैं तो 30 अगस्त को लघु उद्योग दिवस मनाया जाएगा। थीम क्या है इसका? लघु उद्योग अर्थव्यवस्था की रीढ़, ये इसकी थीम रही थी। नवमित्र की बात करेंगे तो एक सैटेलाइट है जो मछुआरों की रक्षा के लिए लॉन्च किया गया है। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने सल्फर की खोज की थी, ये मैंने आपको बता भी दिया था जब मैंने आपको पूरा चंद्रयान मिशन पढ़ाया था। अबू धाबी एआई कंपनी G42 की इकाई ने दुनिया का सबसे उन्नत अरबी भाषी का मॉडल तैयार किया, जिसे जेस नाम दिया है। इंस्पेक्शन मॉडल है और ये बाइलिंगुअल है, अरबी और अंग्रेजी भाषा में है। उसको क्या करेगा? लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने का काम करेगा। अबू धाबी का एआई कंपनी का क्या है? ये एक तरीके का हम कह सकते हैं ट्रांसलेटर है, जिसे जेएस नाम दिया गया है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका, चंद्रयान 3 के काउंटडाउन को आवाज देने वाली साइंटिस्ट थी जिनका निधन हो गया, उनका नाम था वालरम्मई। ठीक है, इनका निधन हो गया। इसके बाद आयकर रिटर्न की प्रोसेसिंग जो है वो 16 डेज से घटकर कितनी कर दी गई? 10 डेज कर दी गई है। इसके बाद है वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर हुआ? न्यू दिल्ली में हुआ है, ये आपका इंपॉर्टेंट है। भारत एशियाई विकास बैंक के साथ साझेदारी में किस शहर में जलवायु परिवर्तन और स्वास्थ्य केंद्र खोलने जा रहा है? तो ये नई दिल्ली में
नए स्वास्थ्य केंद्र खोलने जा रहा है। हाल ही में मालिनी रजूकर का 82 ईयर की मतलब 82 वर्ष में निधन हो गया। तो उनका नाम क्या था? ये गायिका थी, ग्वालियर घराने की थी। नाम क्या है? मालिनी रजूकर है। G20 2024 की बात करते हैं तो ये कहाँ पर होगा? अब आगे ब्राजील में होगा। अभी आपके नई दिल्ली में हुआ था। ठीक है, तो ये हो जाती है आपकी आज के पूरे करंट अफेयर कंप्लीट। मैं ऐसी उम्मीद कर रही हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी। जितना मैंने पढ़ाया है आपको अच्छे से समझ आया होगा। ठीक है, तो अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो एग्जाम फैक्ट एकेडमी ऐप डाउनलोड करेंगे तो वहां पर आपको ये पीडीएफ मिलेगा। बाद में जो भी करंट अफेयर कराऊंगी वो ऐड कराती जाऊंगी। ठीक है, 99 रुपीज में अवेलेबल है। अगर किसी का मन करता है तो लेने का, तो आप वहां से ले सकते हो और इनको रीड कर सकते हैं। तो ये आपके एग्जाम टाइम पर हेल्प करेंगे आपकी। तो यही कहना था, ये सभी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट क्लास है, तो आप इसको देख लेना, लास्ट तक देख लेना। इंपॉर्टेंट रहेगी, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट ही मैंने इसमें ऐड किए हैं। तो मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास में हमारे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आप हमारे चैनल के साथ बने रहे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज आप इसे सब्सक्राइब कर देना। वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप इसे शेयर भी कर सकते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।